अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज। हम होते हैं आपके साथ मंडे से लेके फ्राइडे। मंडे आ गया है तो पूरा वीक आपने हमारा ये मॉर्निंग शो देखना है, बिकॉज ये बड़ा इंफोटेनमेंट वाला शो है। इसमें इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है और बहुत ही मॉडर्न शो हो गया। बड़ा मजे का शो हो जा रहा है, बहुत अच्छी लग रही है आज, है ना? एक बार फिर क्या मैं मॉडर्न कुड़ियां ते मॉर्निंग शो करन चलियां। क्या बात है, जबरदस्त है। तो कैसा रहा भाई वीकेंड, कैसा रहा? आपने मुझे बताया कि थोड़ा सा नींद वगैरह मिल गई आपको, रेस्ट कर लिया आपने। वीकेंड पे मैंने कहा कि यार सैटरडे को कुछ अपॉइंटमेंट्स थी, कुछ स्किन बाल वगैरह मैं कहा जरा सेटिंग करनी होती है ना, मतलब मेंटेनेंस चाहिए होती है, तो बड़ी मैंने अपॉइंटमेंट्स की भी और कहीं भी नहीं गई। अच्छा, उठी नहीं। मुझे सैटरडे लगा जैसे मैं लॉक हो गई हूँ कि बस बॉडी मांग रही है रेस्ट, और मैंने बहुत रेस्ट किया। उसके बाद संडे को एक तो होता है आपकी बॉडी का रेस्ट होता है, एक होता है आपके माइंड का रेस्ट। वो मुझे मिला संडे को। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सफाइयां की हैं, डीप क्लीनिंग ऑफ द हाउस, और वो भी बहुत रिलैक्स। सफाई सारे एक्सरसाइज भी है ना, मैं तो ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ सफाइयां करनी चाहिए घर की, खवातीन को एक्सरसाइज भी होती है ना। बर्तन ना धुलवाओ, बाकी सारे काम हो जाते हैं। वही आपका शो मॉडर्न हो गया ज़ोहैब। ऐसा नहीं है कि अंडा गर्म करना आता है मुझे, बस मुझे बहुत बुरी लगती है वैसे बात। अच्छा? कोई भी खातून अगर कहती है ना कि आपको पकाना आता है, नहीं मैं अंडा गर्म कर चाय बना लेती, अंडा बॉईल कर लेती हूँ। भाई अंडा बॉईल कर लेती है आप, क्यों भाई? खाना क्यों नहीं पकाना आता आप? पता है जब जरूरत पड़ती है सब बना लेते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, रेसिपीज हैं, इतनी वीडियोस और शेफ्स की ऑप्शंस है, तो आपको मसला ही नहीं, बनाना पड़े तो हर कोई बना सकता है। बट ये मुझे बताएं, हाउ वाज योर वीकेंड? जबरदस्त, इट वाज लवली। मैंने जैसे आपकी तरह रेस्ट किया, और बस रेस्ट ही किया क्योंकि 2 दिन जो है, वो 2 दिन जो होते हैं ऐसे फट से जो है ना, फुट से उड़ जाते हैं। अच्छा, 2 दिन होता पता है क्या है, आपका रूटीन चेंज हो जाता है। जैसे लेट उठते हैं आप और लेट सोते हैं, फिर जब मंडे उठना होता है ना, तो जैसे आज मुझे उठना पड़ा, तो मुझे सोलो क्यों कट कर दिया आपने? क्या 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 हो रहा है? आपके अंडर आई बैग्स जो हैं हल्के, वो दिखाना चाह रहे हैं हम ज्यादा जरा करीब से। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमने रेस्ट किया, हमारी टीम ने रेस्ट नहीं किया। कल संडे था, बट एवरीबडी वाज हियर। हमारी कंटेंट टीम, डायरेक्टर्स वगैरह सब हमारा शो प्लान कर रहे थे, ताकि पूरा हफ्ता जो है आप जो हैं एंटरटेन भी रहें और इन्फॉर्म्ड भी रहें। तो जबरदस्त, मैं बड़ी इंप्रेस हूं। मुझे नहीं पता संडे को भी काम करते हैं। संडे को भी काम करते हैं ना, जब भी तो सैटरडे का शो आपके लिए लेकर आते हैं हम, ऐसे ही थोड़ी है, बड़ी मेहनत है पूरी टीम। हमारे शो में ना चेंजेस आपको ये नजर भी आ रहे होंगे, तो यही कि वी वांट टू मेक इट द बेस्ट मॉडर्न शो, मॉडर्न और बेस्ट शो होना चाहिए। वैसे आप देखते हैं जी, तो अब थोड़ा सा फॉर्मेट में आपको चेंज भी नजर आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द टॉप स्टोरीज बिल्कुल बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि कंटेंट टाइम हमारे पास कम होता है, तो टॉप स्टोरीज निकल जाती हैं। तो हमने ये सोचा है कि जरा टॉप स्टोरीज आपको बता दें, तो फिर कंटेंट हमारा एक साथ, हमें ज्यादा चीजें आपको बताने का मौका ये तो कुछ खबरें हैं, इसके अलावा बहुत कुछ कंटेंट होगा हमारे शो में लेटर ऑन। लेकिन पहले वो बता दें, पहले टॉप स्टोरीज पे बात। अच्छा जी, पहले हमारी टॉप स्टोरी ये है कि पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है उसका आगाज बाकायदा तौर पर अब होने जा रहा है, और इस पर हमने हमेशा से बात की है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये देख रहे हैं आप, मनाजिर भी आप देख रहे होंगे, इसका भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं बहुत अच्छा, बखूबी। क्या बात है। तो खैर वजीर आजम ने खुद पोलियो ड्रॉप्स पिलाए हैं, और हमने इससे पहले, याद है ना आपको खबर दी थी, 45,000 के करीब खानदान थे, उनका ताल्लुक कराची से था, क्योंकि पोलियो केसेस बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो इसकी एड है वो भी हो सकता है कि शायद खत्म हो जाए। तो प्लीज ये जो टाइम हमें मिल रहा है, ये जो पोलियो मुहिम हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशल है, क्रिटिकल है, और जरूरी है कि बच्चों को कतरे पिलाए जाएं। प्रिंसिपल से मैं कहूंगी, टीचर से कहूंगी, मैं सबसे कहूंगी, पेरेंट्स से कहूंगी कि प्लीज डोंट से नो, यस कहना है पोलियो ड्रॉप्स। बिल्कुल, पोलियो वर्कर्स आपके घर पर आए तो उन्हें फैसिलिटेट, ड्रॉप्स तो पिलवाने ही आपने, लेकिन देखिए गर्मी में पोलियो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि आप अपने घर में थोड़ा सा उन्हें 2 मिनट भाई आप चाय पियेंगे, आप ठंडा पियेंगे, आप पानी, क्योंकि यार आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, ये करना चाहिए। बच्चों को कतरे पिला रहे हैं, आप उनको पानी पिलाएं, शिकंजीबीन पिलाएं। एग्जैक्टली ऐसे, क्योंकि घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन है, बड़ा मुश्किल काम है ये। इसके लिए डेडिकेशन, आप ये समझ रहे हैं कि भाई पैसों के लिए सब काम होता है, पैसों के लिए नहीं, डेडिकेशन चाहिए। वो मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं, और वो समझ रहे हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाने हैं। और अच्छी बात है कि ये इस दफा फर्मनेस होगी जरा, बिल्कुल। ये पोलियो वर्कर्स भी बड़ी फर्मनेस के साथ कि वो जान नहीं आपके छोड़ेंगे जब तक बिल्कुल आप अपने बच्चों को जो है ना उनसे पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं। पोलियो का खात्मा करना ये मिशन है हमारा। तो ये हमारी टॉप स्टोरी पहली, पोलियो प्रोग्राम शुरू हो गया। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी क्या? पिंक स्कूटीज पे बात करते हैं। एक बड़ी ही अच्छी न्यूज़, सिंध गवर्नमेंट ने एक और जो है ना मार्का मारा है। मैं देख रही हूँ कि हमेशा दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, इनोवेटिव, और लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, ताकि ये शहर उनके लिए बड़ा सेफ हो। और क्योंकि यहाँ का कल्चर है कराची का, मैं तो बचपन से देख रही हूँ, यहाँ बहुत औरतें काम करती हैं, बिल्कुल। तो इसलिए उनकी सिक्योरिटी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट मकसद है। और इसके लिए आप देखें, पहले पिंक बसेस शुरू हुई और अब पिंक स्कूटीज जो कि गिफ्ट की जाएंगी। बिल्कुल ऐसी ही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सिंध हुकूमत हमेशा से काम कर रही है। प्रायोरिटी बेसिस पर टॉप प्रायोरिटी में है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाए। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पिंक बसेस है, फिर खवातीन को इजी लोन्स
दिए जा रहे हैं, सॉफ्ट लोन्स दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना बिजनेस शुरू करें, एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर आए और बहुत सी ऐसी खवातीन जब कहते हैं एम्पावरमेंट, दिस इज एम्पावरमेंट कि आप जो है आपको अब कहीं अपने काम पे पहुंचना है तो पहले कि कोई आपको ड्रॉप करे या बसों का इंतजार करें या धक्के खाएं या आप हरास हो। भाई का इंतजार कर रही हैं आपके भाई स्कूटर निकालेगा तो फिर हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आप बाइख्तियार हैं, अब तो आप भाई को ड्रॉप कर सकती हैं। Exactly. आप मियां को काम पे ड्रॉप कर सकती हैं। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त अच्छी बात है। तो ये पिंक स्कूटीज आपको इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं तो वो आपका मसला भी नहीं है पेट्रोल भरवाने का मसला भी नहीं है। तो जनाब इसके लिए रजिस्ट्रेशन है, आप एप्लीकेशन देंगे और जो खवातीन स्टूडेंट्स हैं या कोई काम कर वर्किंग वुमन है, ये एक शर्त है, बिल्कुल सही भी है कि ये आप इसके लिए वर्किंग वुमन आपका होना जरूरी है या स्टूडेंट होना, और एक जरूरी चीज कि आपके पास लाइसेंस होना मस्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए कितना अच्छा लगता है जब खवातीन वैसे भी स्कूटर चला रही होती है, मोटरसाइकिल चला रही होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि खवातीन जो एक वक्त था कि अपने भाई के साथ जाती हैं तो ये एक बाइख्तियार बनाने के लिए बड़ा अच्छा इक़दाम है, हम सराहते हैं इसको सिर्फ हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किया गया। जबरदस्त। और उसके बाद हम अब नेक्स्ट बात करेंगे ट्रंप की बात करेंगे। बिल्कुल, देखें ट्रंप ने जो टैरिफ का ये ऐलान किया और उसके बाद हमने देखा कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हलचल मच गई और चाइना के साथ तो बड़े मामला खराब हो गए, लेकिन यूरोपीय यूनियन भी खुश नहीं है इस पर। तो अब एक यूएस में एहतजाज किया जा रहा है 50-51, उसको यानी उसकी टैगलाइन दी गई है, यानी 50 रियासतों में 50 मुजाहिरे एक एहतजाज के तौर पर लिए जाएंगे, यानी यूनिटी भी दिखाई जाएगी और इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। यानी कि जो मसला है अब वहां के लोगों ने, यूएस के लोगों की भलाई के लिए करना चाह रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन वहां के लोग ही अब जो है बिदक गए हैं, परेशान हो गए हैं कि एक्सक्यूज मी, ये हमारे लिए बेहतरी क्या है, ये तो इससे वर्ल्ड रिसेशन आएगी और यूएस में अपने अंदर वहां जो है मसाइल, सामान बाहर से आ नहीं रहा। देखिए सब कुछ तो वहां मैन्युफैक्चर होता नहीं, सालों से एक चीज चल रही है, सामान बाहर से आता है, आप आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंजेस लाते हैं। महंगाई है, इन्फ्लेशन है ना, जब चाइना से कोई चीज आती है, दीगर ममालिक से आती है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, वो कंपैरेटिव प्राइसिंग होती है, लोग खरीद लेते हैं, उनकी परचेसिंग पावर होती है। अब यूएस में आप क्या क्या बना लेंगे और उसकी कॉस्टिंग आप कैसे करेंगे? जिन्होंने आपको ना साल के भी पैसे दिए हुए हों वेंडर्स को, 6 महीने के दिए, उनके पैसे तो फिर डूब गए उनका। और ये कि चाइना वाले तो भेजेंगे भी नहीं, एक वो वॉर भी चल रही है। दूसरा आप ये देखें कि सिर्फ ये मसला नहीं है कि जी ट्रेड वॉर, अब और मसाइल आ गए हैं कि जी इन लोगों को निकालो, उनको निकालो, ग्रीन कार्ड वाले हैं, कब के कोई सेटल, दैट डज नॉट मैटर, आप किसी को भी वो जो है डिपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपको पता है अभी कितना तंग कर रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि जी यूएस के अंदर जो शहरी हैं प्लीज ट्रैवल मत करें, कहीं बाहर ना जाएं, क्योंकि हो सकता है आप वापस ना आ सकें। हाउ डू यू फील कि आपकी एक नेशनैलिटी हो, आप एक मुल्क का पासपोर्ट होल्डर हो, आपने वहां टैक्स दिया और सालों से, और अब आपको ये डर हो कि अगर मैं वापस गया, कहीं किसी और मुल्क गया, किसी से मिलने गया, काम के लिए गया, वापस आऊंगा तो मुझे दाखिला नहीं मिलेगा अपने मुल्क, अपने घर में। कोशिश करने के बाद आप पूरी फैमिली को, तो देखें ये जो एहतजाज है, हमने देखा यूएस में जब भी यूरोप में एहतजाज होते हैं, लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं, पुरअमन एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और हुकूमत अंडर प्रेशर आती है इन एहतजाज की वजह से और अपने फैसले उनको तब्दील करना पड़ते हैं। तो ये 50-51 एक एहतजाज है जो कि 50 रियासतों में होगा और मुजाहिरीन सबको इसका पार्ट बने, बिल्कुल अपना जो प्रोटेस्ट है रिकॉर्ड कराएं। और अभी ब्रेक से पहले हमने कुछ बता तो देना। अभी इस पे आगे हम लोग पता है बैग्स के ऊपर बात करेंगे। ये जो डिजाइन फैशन इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर, इस पे बात करेंगे। कैनाल के इशू पर भी बात होगी, कैनाल के इशू पे बात होगी, PSL पे बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट और सुल्ताना सिद्दीकी द लेजेंड, द लिविंग लेजेंड, उनके नाम पे एक रोड माशाल्लाह उसमें उनका नाम रख दिया गया इस रोड को। इट्स ब्यूटीफुल। और उसकी एक्नॉलेज करना चाहिए ना, जो लोग मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज है, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो फिर एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए राइज एंड शाइन। बाय बाय। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अब हम जो है अपनी दूसरी जो है स्टोरीज उनकी तरफ चलते हैं। पहले हम बात करेंगे कैनाल इशू के बारे में, बल्कि हमारे बात करने की वजह से और सबके बात करने की वजह से अब जो है उस पे कुछ हो रहा है। सही, बिल्कुल ऐसे ही। जुमे को जलसा भी पीपल्स पार्टी ने किया, आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो सरदारी जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उनकी तकरीर भी, उन्होंने कहा कि हम इस मसले पर अलग हो जाएंगे हुकूमत के साथ और हमें मिनिस्ट्रीज का कोई हमें उसकी फिक्र नहीं है। किसानों के लिए हम सब कुछ दायरे करने को तैयार है। तो अगर किसानों को सफ़र होंगे हुकूमत की तरफ से, उनको मामला ख़राब होंगे, तो फिर हमारे भी मामला हुकूमत के साथ ख़राब हो जाएंगे। बात है कि अपनी सीरियसनेस उन्होंने दिखाई अल्टीमेटली कि भाई आप अब बस बहुत हो गया।
अच्छा, इसमें अब बेहतर हो रही है नादिया सूरत हाल। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तेफाक कर लिया है इस मामले को, और कल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में दोनों पार्टीज ने नहरों के मसले पर दरमियानी रास्ता निकालने पर इत्तेफाक किया है। तो इस पर हम जानेंगे कि ये कितनी बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। हमें स्पोक्स पर्सन सिंध हुकूमत सैयदा अकरबा फातिमा ने ज्वाइन किया। अकरबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कहिएगा, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है, क्या इसकी कहानी क्या है, अंदरूनी क्या पेशरफ्त हुई है? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, पीपल्स पार्टी हमेशा से पॉलिटिकल डायलॉग पर यकीन रखती है, और पहले दिन से जब से इस मंसूबे को पेश किया गया था, पीपल्स पार्टी यही चाह रही थी कि वफाक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठकर इस मामले को डायलॉग के जरिए हल करे, क्योंकि ये मामला, ये मंसूबा सिर्फ एक मंसूबा नहीं है कि जिसको बिल्कुल हल्का ले लिया जाए। ये अवाम दुश्मन मंसूबा है, जिससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ रहा था, जिससे सिंध की मईशत तबाह हो सकती थी, जिससे हमारे किसानों की जिंदगियां खतरे में थी। और ये पानी का मामला जिंदगी और मौत का मामला होता है। अगर ये अभी तक तो देखिए ये खबरों पर है, अगर ये बात सामने आई है कि वफाक ने इस बात पर थोड़ी अकल के नाखून लिए हैं नून लीग ने, और उनको ये बात समझ आ गई है कि ये काला बाग डैम की तरह एक अवाम दुश्मन मंसूबा है, और पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में इस मंसूबे को ना बनने देगी और ना बनने दे रही है, और हमने हमेशा से हर प्लेटफॉर्म में इसकी मुखालफत की है। तो ये बिल्कुल एक खुशाइन बांध है, पीपल्स पार्टी उनके साथ रहेगी। लेकिन अगर अवाम के हुकूक और इक़्तिदार के दरमियान कोई एक चीज पीपल्स पार्टी को चुनना पड़ी, तो वो डेफिनेटली अवाम के हुकूक की जंग होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बुनियादी जो मोटिव है वो अवाम है, और हम अवाम की ताकत पर ही यकीन रखते हैं। अकरबा जी, आप बताएं कि कोई डेट सेट हुई है, कोई जगह जहां ये मुलाकात होगी और मुज़ाकरा जो है उसकी जो फाइनल जो हम है सूरत देखेंगे? देखिए, अभी तक ये बात हमें भी खबरों में ही सुनने को मिली है कि जो है PMLN ने इस बात पर जो है फैसला किया है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठकर इस मंसूबे को वापस लेगी। नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी का तो इजलास हुआ है ना कल। कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तो हुआ है ना? नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तो हुआ है ना कल? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये यानी एक पेशरफ्त तो है ना, मुज़ाकरात तो इसमें शुरू हो गए ना ऑफिशियली? नहीं, बिल्कुल ये हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी तहरीरी, हाँ, लेकिन हम फॉलो अप करना पड़ेगा। इस तरह की बातें माजी पर भी इन्होंने हमसे बहुत की जी, इस तरह की बातें माजी पर भी बहुत हुई, और इस तरह के झूठे वादे माजी पर भी बहुत हुए। लेकिन अब हम तहरीरी बात पर यकीन रखेंगे। वो मीडिया पर आकर ऑन एयर इस बात को कहें, वो तहरीरी तौर पर हमसे ये लिख कर दें कि वो इस मुआहिदे को वापस लेते हैं, तब जाके पीपल्स पार्टी। चले, हम भी ये कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे आए हमारे साथ और ये इस पर बात करें। तो ये बताएं कि जुमे को चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बहुत ही सख्त बयान दिए जलसे से खिताब करते हुए, तो अब क्योंकि ये एक पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट हुई है, तो अब बयानात जरा कम हो जाएंगे, सख्त बयानात का सिलसिला दोनों तरफ से, क्या कहती हैं आप? देखिए, हम यकीन रखते हैं कि ये जो मामला है ये सिंध की आवाम के दिल के बहुत करीब है और बड़ा हसास मामला है। हर रोज आप देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रोज उनके किसी मिनिस्टर का बयान आ रहा होता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, और सिंध की आवाम के जो है एहसासात से खेला जा रहा होता है, उनके जज्बात से खेला जा रहा होता है, उनके हुकूक से खेला जा रहा होता है। ये उनकी तरफ से भी बंद होना, क्योंकि वो अपनी बात पर बज़िद हैं कि हम केनाल बना रहे हैं, हम मंसूबा लेकर आ रहे हैं, हम किसी सूरत में इसको रोकने नहीं देंगे। तो ये जाहिर है सिंध की आवाम की जज्बात से और एहसासात से खेलने वाली बातें हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इस बात से वफाक खतरे में आ रहा है। इस बात से सिर्फ सिंध हुकूमत या सिंध के लोग या एक सूबा खतरे में नहीं आ रहा है, इस बात से वफाक खतरे में आ रहा है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो स्पीच की उन्होंने, उसमें उन्होंने साफ ये बात मौक़िफ़ दिया कि हम सिर्फ सिंध को नहीं, हम वफाक को बचाने निकले। देखिए, पाकिस्तान में पानी तो है ही नहीं। अगर आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, आप अगर बंजर जमीन को आबाद करने की सोच रहे हैं, तो वो कहाँ से करेंगे? हम तो इनसे एक सिंपल सवाल कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान में ही पानी नहीं है, तो आप एक बंजर जमीन को आबाद करने के लिए कहाँ से पानी लेकर? थोड़ी सी आवाज कट रही है। अच्छा, मैं ये देख रही थी ज़ुहैर, सुबह से बात नहीं है, ये पानी तो पंजाब में भी नहीं। जी जी, तो वो तो सफीज हो गए, दोबारा इनसे रब्ता करते हैं। ज़ुहैर, मैं ये देख रही थी कि माशाल्लाह बिलावल जिस तरह बात कर रहे हैं, जिस एनर्जी से, मैं
पैशन से इनको देख रही हूँ बात करते हुए, इट इज अमेजिंग। एक तो एक ज़बान की उनको एकदम समझ आ गई है, अल्फाज जो वो बोल रहे हैं उनको इश्यूज बाकी ही ओन्स द प्रॉब्लम्स, और इसीलिए वो आपको पैशन नज़र आ रहा है इनके बात करने में, सच मैच्योरिटी, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। जी अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिंध हुकूमत की कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर विफाक ने भी इत्तेफाक किया है? देखिए, जब बात होती है तो आप अपना मौक़िफ़ रखते हैं, और जब आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होती है, यानी आप एक इशू बेस्ड बात कर रहे हैं, कोई ऐसे ही नहीं है कि ऐसी डिमांड आपकी तरफ से रखी जा रही है जो बिल्कुल जो बेसलेस हो। कुछ बातों से इत्तेफाक किया है अभी तक विफाक ने या नहीं? देखिए, अभी तो बजट जो आएगा उस पर सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अभी तक सिंध को ना तो उन्होंने जो वादे किए हुकूक के, जो उन्होंने बजट के वादे किए, जो उन्होंने पानी के वादे किए, अभी तक कोई भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया कि जब गवर्नमेंट बन रही थी और उनको हमारे साथ की जरूरत थी, उस वक्त का वादा अभी तक कोई भी अभी वफा नहीं हुआ है। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी खास तौर पे एक जो ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, इसको देखें लफ्जी तौर पर अगर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस करने के हद तक नहीं है, ये बहुत बड़ा कैनाल्स का इशू है। और अगर इस पर भी लफ्जी बातें की जाएं या सिर्फ वादों की हद तक की जाए, तो पीपल्स पार्टी इस मर्तबा किसी वादे पर नहीं यकीन करेगी, किसी अल्फाज पर यकीन नहीं करेगी। हमें तहरीरी तौर पर चाहिए आप ऑन एयर आकर कहें कि आप इस मंसूबे को वापस लेते हैं, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट जरदारी ने जॉइंट सेशन में सबके सामने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी वो एक खुद वफाक के नुमाइंदे होकर इस बात को रद्द करते हैं, और कोई भी किसी ऐसे मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। अकरबा जी, जरा थोड़ा सा इस पिंक स्कूटी के बारे में भी बताएं, स्कीम की जो सिंध गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें सब जानना चाह रहे होंगे जो वर्किंग वुमेन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कि वो अप्लाई कहाँ करें, कहाँ दरख्वास्त भेजें और कैसे वो सिलेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स होंगे जो लोग अप्लाई करेंगे। और कितनी स्कूटीज आप लोग दे रहे हैं? देखें, इस वक्त जो है ये इनिशियल स्टेज पर हमारा एक आइडिया था जिसमें 1000 बाइक्स जो हैं वो खवातीन को दी जा रही हैं, और उसका जो हमने कल ही जो है हमने उसका एक पूरा प्रोसीजर वाज़िया किया है, जिसमें पीपल्स सिंध गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो डाली गई है, उसमें जाकर वो अपने आप को रजिस्टर करेंगी, और उसमें कुछ शराइत हैं जिसमें ये है कि 7 साल तक जो है आप ना इस स्कूटी को सेल कर सकते हैं, ना आप इस स्कूटी को रेंट आउट कर सकते हैं, और आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। और जब आप कुरानदाजी के जरिए इस बाइक को हासिल करेंगे तो उसमें फिर आपको जो है ट्रेनिंग का छोटा सा स्किल ट्रेनिंग वो होगा सेशन, वो भी उसमें आपको दिया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल आसान शराइत है, जो कोई भी इस पर पूरा उतर सकता है, लेकिन जो खातून हो, जो अर्निंग जो कमाती भी हो, और मतलब जो जिसको जरूरत हो, जो ऑफिसेज में हो या कोई स्कूल या कॉलेज की हो, ये उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और बस अब आप अप्लाई करना, लेकिन एलिजिबल होना बहुत जरूरी है कि वर्किंग वुमन हो या स्टूडेंट हो और लाइसेंस हो आपके पास। बिल्कुल ऐसे ही, और 7 साल तक आप इसको सेल आउट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा काम किया। और दूसरी चीज़ उन्होंने कैनाल पे भी अपडेट कर दिया कि अभी तक फिलहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तो हुआ है, लेकिन कोई ऐसी कंक्रीट बात सामने नहीं आई है। वो ये कह रहे हैं कि रिटर्न में हमें अब सब कुछ चाहिए, जो भी बातों से नहीं, अब चलेगा, बातों से मालूम चाहिए। अच्छा जी, तो अब हम बढ़ते हैं लाहौर की तरफ। वहाँ भी एक इशू रेज किया है डॉक्टर्स ने, और वो इशू ये है कि जनाब अस्पतालों की निजकारी हो रही है और डॉक्टर्स इस पर तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं। रावलपिंडी के बेनज़ीर अस्पताल में OPD बंद करके एहतजाज किया गया। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अस्पतालों की निजकारी गरीबों के लिए इलाज नामुमकिन बना देगी। चेरिंग क्रॉस पर भी एहतजाज जारी है। महकमा सेहत मुलाजमीन बरसूर एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से कल से पंजाब के अस्पतालों की OPDs को बंद रखा जाएगा, तो मरीज इससे परेशान होंगे। किया क्यों जा रहा है? देखिए, वो एफिशिएंसी के लिए किया जा रहा है और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी की जाएगी, परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे सारे जो भी उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें बेहतरी के लिए कहा जा रहा है कि अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन होगी। तो अब डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लेना बड़े जरूरी है कि वो भी उनकी भी मर्जी शामिल, और उनको समझाया जाए कि किस वजह से ये हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। उनकी जॉब नहीं जाएगी, जॉब सिक्योरिटी खासतौर पर होता है, और उनकी बात भी सुनी जाए, लेकिन बेस्ट वो हो एंड में जो कि लोगों के लिए अच्छा। लेकिन रिपोर्टर से बात करें, बिल्कुल इससे मुश्किलात क्या आ रही हैं ये जरा जानते हैं। नुमाइंदा 365 न्यूज़ सबना कमाल ने हमें ज्वाइन किया है। सबना, बताइए, एहतजाज किया जा रहा है, मुख्तलिफ अस्पतालों के डॉक्टर्स कर रहे हैं, और आप जहाँ खड़ी हुई हैं वहाँ से भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर?
जी बिल्कुल ज़ुहैब, देखें कि ग्रैंड अलायंस का धरना आज 15वें रोज़ दाखिल हो गया है। मुज़ाकरात की कोशिश की जाती है लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो पाते। ये लाहौर का चैरिंग क्रॉस लाहौर का अहम शाहराह है। इसके अकब में पंजाब असम्बली है, वापडा हाउस है, गवर्नर हाउस है, अहम शाहराह है। यहाँ पर मर्द समेत खवातीन अपना धरना दिए हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन सलीम आपको इर्द गिर्द के मना सके तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स की कसीर तादाद आपको नजर आ रही है, इसमें ना सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन अपने बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पर आई हैं और धरना दिए हुए हैं। इनके मुतालबात ये है कि अस्पतालों की निजकारी को जो है वो रोका जाए। इनका ये कहना है कि जो अस्पतालों की निजकारी से इनके जो रोजगार है वो मुतासर हो रहे हैं। हम डॉक्टर से बात करते हैं जो कि आज 15वें रोज तक यहाँ पर जो धरना दिए हुए हैं। जब मुझे बताइएगा क्या वजूहात है कि आप लोग मुतालबात पेश करते हैं लेकिन आपके मुतालबात नहीं तस्लीम होते। पंजाब असम्बली का आप लोगों ने रुख किया लेकिन आप लोग पर शेलिंग की गई। क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात है धरने में आप लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। मैं समझता हूँ कि मुतालबात नहीं है, सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आउटसोर्सिंग और निजकारी फिलफोर वापस ली जाए। आप इस पे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की, हमारी ब्यूरोक्रेसी की और हमारी हुकूमत की डिटाई देख लें। इनकी सूरत हाल ये दे ले कि ना तो ये हमारे साथ सिंसियर हैं और ना ये पंजाब की आवाम के साथ सिंसियर हैं। चलो हमारे साथ सिंसियर नहीं है, पंजाब की आवाम के साथ तो सिंसियर हो ना। आप देख रहे हैं कि जैसे आज पूरे पंजाब में पोलियो का बाइकाट किया हुआ है, इससे कितने लोग इफेक्ट होंगे और इन्होंने ये सारा जाली काम करवाना है क्योंकि हमारे पास यहाँ हजारों की एक सेकंड, पोलियो का बाइकाट क्या पोलियो वर्कर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने पोलियो का बाइकाट किया हुआ है और ये तब तक यहाँ पे बैठे हुए हैं जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता। और अगर ये मुतालबा इन्होंने इस तरह आसानी से अच्छा, आपने पोलियो की बाइकआउट की बात की है। जॉब करते हैं जो हाँ जी बिल्कुल, हमारे मुलाजमीन ने अपनी खिदमत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमारे बहन भाइयों के साथ हुकूमत पंजाब ऐसा सलूक कर रही है तो लिहाजा हम अपनी सर्विस नहीं दे रहे। अब हुकूमत जहाँ से ये काम करवाना चाहती है वो कहाँ जहाँ से करवाए। और हुकूमत आपको पता है कि जैसे काम करवाएगी सारा फेक काम करवाएगी। वहाँ पे ना एंट्रीज ठीक होगी, ना वहाँ पे डाटा ठीक होगा, ना पोलियो वैक्सीन की जो है टेम्परेचर ठीक होगा। तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा मुझे बताएं। और अब मे भी हो सकता है कि आज हमारा प्लान जो है वो डीजी ऑफिस की तरफ रैली का भी है और अगर हमारे मुलाजमीन जो है उन्होंने कहा, उन्होंने इसरार किया तो डेफिनेटली बात है फिर हमें डीजी ऑफिस की तरफ रैली भी निकालनी पड़ेगी। समना आउटसोर्सिंग, आप लोग सर्विसेज एक सेकंड समना ये पूछें, आउटसोर्सिंग से जॉब्स कैसे इनकी जाएंगी, प्राइवेटाइजेशन से जॉब्स कैसे इनकी जाएंगी, ये मुझे बताएं। परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं हो जाएगा मामला? ओके, अब मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत तो ये कह रही है कि अगर हम हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स कर देते हैं तो उससे आप लोग की मुलाजमत नहीं जाएगी, लेकिन आप लोग का ये मौक़िफ़ है कि अस्पतालों की निजकारी से आप लोग की जो है मुलाजमत मुतासिर होगी। नहीं, ये देखिए गलत बात है। जो मुलाजमीन जिनका टेनोर खत्म हो रहा है 30 जून को खत्म हो रहा वो तो सडन टर्मिनेट हो जाएंगे। और जो रेगुलर मुलाजम है, जब एक सर्विस प्रोवाइडर आएगा जिसने सर्विस प्रोवाइड करनी है उसे डेफिनेटली बात है अपना स्टाफ साथ लेके आना है। ठेकेदार अपना स्टाफ साथ लेके आता है तो ये हमारा स्टाफ जो है ये दरबदर हो जाएगा। इसके लिए वहाँ पे परमानेंट सीटें नहीं होंगी, परमानेंट सीटें अबॉलिश की जा रही हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि अगर इन्होंने बहुत ज्यादा इनको इमरजेंसी पड़ी हुई है तो कम से कम हमारे जो स्टेक होल्डर हैं इनको अतमाद में लें, इनके साथ बैठ के एक रोड मैप बनाएं और हमें फिर रिटर्न में दें, हमें एक एफिडेविट दें। और वो एफिडेविट पंजाब असम्बली में जमा होगा, वो एफिडेविट हाई कोर्ट में जमा होगा, वो एफिडेविट जो है वज़ीर आला हाउस में जमा होगा और उस एफिडेविट के मुताबिक फिर हम अपनी स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ करेंगे। ये बताइएगा, आप लोग की एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिन्होंने पंजाब असम्बली जाकर स्पीकर साहब से मुज़ाकरात करने थे, उस कमेटी का क्या बना? क्या मुज़ाकरात हुए? पंजाब असम्बली की तरफ से आप लोग कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी मैडम, ये तो ना 5 दिन के पहले जब हमने पंजाब असम्बली के सामने रैली निकाली थी तब जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब, उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। उन्होंने बुलाया हमारे कि आपके क्या मुतालबात हैं। मैं सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूँ, सेक्रेटरी हेल्थ को बुलाता हूँ कि कम से कम की मुज़ाकराती कमेटी तो बने। लेकिन जो सीएम मरियम नवाज साहिबा हैं वो ताकत के नशे में इतना धुत हैं कि उन्होंने मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली को सीधा बोल दिया कि भाई आपका दायरा इख्तियार नहीं है, ये हेल्थ का मामला है, ये आपका इख्तियार नहीं है। अच्छा, इसमें तो मुझे मलिक बताएं, अहमद मरीज खान साहब कितने जो अफेक्ट हैं, हो रहे हैं? मरीज भी अफेक्ट हो रहे होंगे और साथ में कि प्राइवेटाइज होता है तो मरीजों के इलाज का स्टैंडर्ड क्या बेहतर होगा या खराब होगा? सीएम पंजाब मरियम नवाज ऐसी बाइख्तियार कमेटी बनाए जो उसके साथ हमारे मुज़ाकरात हो, जो कि आज के दौर अभी आज के दिन तक कोई मुज़ाकराती कमेटी। ये भी बताइएगा, आप लोग अपनी सर्विसेज बंद कर रहे हैं, ऑपरेटीज बंद कर रहे हैं, आप लोगों ने कहा पोलियो रोक रहे हैं, तो इससे तो मरीज जो है वो भी काफी ज्यादा मुतासिर नहीं होगा?
जी मैडम, बिल्कुल मरीज मुतासर होता है और ये हमारा ना आखिरी स्टेप होता है सर्विसेज को विदड्रॉ करना। इससे पहले हमने बहुत कोशिश की, मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली, हमारे कसूर के जो भाई हैं बहनें हैं, 30 दफ़ा उनके डेरे पे जाके उनसे बातें की हैं। हमने मुतअद्दिद ईमेल्स की, मुतअद्दिद खतूत लिखे, मुलाकातें कोशिश की सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब से और मरीम नवाज साहिबा से। समना, आप इनके धरने से मुताल्लिक मुसलसल आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे पूरा भी आपका। लेकिन नादिया, बहुत ही अलार्मिंग बात है ना कि आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप ठीक है आप कर लें, इनको आप एतमाद में लिए बगैर कर रहे हैं, उसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना, ओपीडीज वो बंद करने जा रहे हैं। पोलियो की आज हमने बात की कि भाई प्रायोरिटी बेस पर पोलियो वर्कर्स अपने और ये भी जानना जरूरी है कि प्राइवेटाइज कर क्यों रहे हैं। क्या ये कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मरीज जो हैं वो खफा हैं, उनको अच्छा इलाज नहीं मिल रहा, ये भी जानने की जरूरत है ना कि रीजन क्या है। क्या ये बिजनेस का कोई एक इंसेंटिव है कि जी ये हमारा पर्पज है, हम इसलिए बेहतर बिजनेस के लिए करें, या ये कि वो सहूलियात को बेहतर करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं इलाज बेहतर हो। तो वी हैव टू नो द रीजन कि कर क्यों रहे हैं ऐसे। अब दो चीजें हैं, वो आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं और प्राइवेट। अच्छा, इस पर हम आने वाले शोज में हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब का जो है उससे कोई रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। हाँ, अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी से भी बात करेंगे। और ये जो डिजाइनर ट्रेंड था, बैग्स, चीजें, इस सब का जो है इस पे जो इफेक्ट आया है ये ट्रेड वॉर का, उस पे बात करेंगे कि अब तो जी पेटेंट रेगुलेशन ही खत्म हो गई है, तो अब तो डिजाइनर बैग आप भी ले सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पे हम बात करेंगे। मुझे जैसा गरीब आदमी। जी, गुड मॉर्निंग, देखते रहें राइज एंड शाइन। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़, मंडे टू फ्राइडे। जी हाँ, 9 से 11 बजे के आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखें। और अगर मिस हो जाए तो फिर आप हमें नहीं 4 बजे भी देखें, ये क्यों नहीं बताती हैं आप? ये नहीं मुझे पता, शाम के 4 बजे भी देखें भाई, 4 बजे भी मुझे आप देख सकते हैं, बिल्कुल। मुझे और उनको भी जोहेब हसन का थोड़ा नाम बहुत है, मुझे भी देख लीजिएगा। क्या है ऐसे नहीं। फॉर अ चेंज मुझे भी देख लीजिए। क्या आप क्या टीम को आप देख रहे हैं? ये होती है टीम। एक ये टीम है और एक वो टीम है जो पता नहीं क्या कर रही है। उनके पास स्टेडियम भी है, उनके पास भी क्या स्पॉन्सर्स भी हैं, बल्ले भी हैं, बॉल भी है, बॉल पैड भी है, सब कुछ है, लेकिन गेम नहीं है। लेकिन क्रिकेट के अलावा वहां कुछ और ही हो रहा है। भाई कराची में ये कल मैच हुआ पीएसएल का, कराची किंग्स को शिकस्त हो गई, वन साइडेड मैच हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हरा दिया। आज भी कराची का मैच है, पता नहीं क्या होने जा रहा है। कराची में कोई लोग ही नहीं आ रहे, संडे भी लोग नहीं आ रहे। हम ये सोच रहे हैं जब हम झलकियां देख लेते हैं ना मैच जैसे हो रहे हैं, उसके बाद आप क्यों आएंगे घर से निकल के, फैमिली को लेके, पार्किंग ढूंढ के, ख्वार होके, उसके बाद यानी बैटिंग विकेट पर ना पुल खेला जा रहा है, ना हुक खेली जा रही है, ना कवर ड्राइव हो रही है, ना कट शॉट खेली जा रही है, ना डीप फाइन लेग पे खेला जा रहा है। ये हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। कराची किंग्स का तो मुझे हैरत उसकी है कि उनकी सपोर्ट में देखो, उनके ओनर देखो, पूरा चैनल है उनके पास। सलमान इकबाल, आपकी टीम क्या कर रही है? लेकिन क्या करे फिर? ही इज सो इन्वॉल्व इन क्रिकेट हिमसेल्फ। वो उनके जो साथ में और भी लोग हैं, तो पूरा साल पीएसएल में किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये इन्होंने चुन के कौन से लोगों से टीम बनाई, लड़कों को लेकर आए हो? कैसे चुना है आपने? खास चुनाई की आपने? किसने सेलेक्ट किया है लड़कों को? है इसकी कुछ अजीब सी टीम की कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं। हालांकि इनके पास जो मीडिया सपोर्ट है ना, किसी और टीम अभी देखिए आप डेविड वार्नर को इन्होंने कैप्टन बनाया। अच्छा खैर, अब ये बात सारी बातें हमने कर रही है। हमारे साथ गेस्ट भी है ना, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। क्या बात, भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जोहेब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और नादिया आपको भी काफी अरसे बाद किसी मेन स्ट्रीम चैनल पर इस तरह लाइव शो में आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सोचा भी नहीं होगा हम क्रिकेट पे बात करेंगे ऐसे। नहीं, मैं तो 2007 में आपके साथ 2 घंटे क्रिकेट पे बात कर चुका हूँ। तब से हाँ जी, तब भी मुझे क्रिकेट का शौक नहीं था, अब भी कम है, लेकिन अब हो गया है। करना पड़ रहा है। अच्छा, अब हुआ है जब पाकिस्तानी क्रिकेट बिल्कुल ही खराब हो। वैसे बड़ी साहब, ये क्या हो रहा है? मुझे बताएं कि क्या स्टैंडर्ड हमारी क्रिकेट का हो गया? एक तरफ आईपीएल चल रहा होता है, चैनल एक नंबर हमारे यहाँ पीछे आता है, भारतीय चैनल। जरा सा चैनल चेंज करो, माहौल ही और है भाई, शॉट्स ही और है, वो स्टैंडर्ड ही और है। फिर पीएसएल पे आओ, लगता है सोते हुए, पता नहीं जागते हुए क्या टूर्नामेंट चल रहा है। बताएं जरा इस पर। अच्छा जोहेब, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आदाद शुमार जारी किए, जिसके मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग में पीसीबी ने शायद 600 गुना ज्यादा व्यूअरशिप हासिल की है लाइव स्ट्रीमिंग में। लेकिन अगर आप ग्राउंड में चले जाए, मैंने तो कल काफी टाइम नेशनल स्टेडियम में गुजारा, 5-6 घंटे गुजारे। पब्लिक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेटर से नाराज है। वो इनको देखने के लिए इस गर्म मौसम में, हीट वेव, आपको पता है कि कल तकरीबन 41-42 टेम्परेचर था, तो लोग तो स्टेडियम आने के लिए तैयार नहीं है।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL के जो CEO हैं सलमान नसीर, उन्होंने भी परसों एतराफ किया कि लोग वाकई पाकिस्तान टीम की जो न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस थी, चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस थी, उससे नाराज है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखने के लिए स्टेडियम नहीं आना चाहते। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमने थोड़े से जो मेजर्स लिए हैं लोगों के लिए, कुछ इंसेंटिव इनामात का भी ऐलान किया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों को लाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन आज कराची में मंडे भी है, वर्किंग डे है, आखिरी मैच भी है कराची में, तो मेरा ख्याल में अभी पब्लिक PSL के साथ उस तरह जुड़ने के लिए तैयार नहीं है जो PSL का पिछले 9 साल से खासा रहा है। हम देखें ग्राउंड में तिल धरने की जगह नहीं होती थी, बल्कि हम पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता था। लोग PSL में क्राउड नहीं है, फ्री के पासेस मांग रहे हो रहे थे, लेकिन अब तो कोई टिकट मांगने के लिए भी, फ्री टिकट मांगने के भी हमसे तैयार नहीं दिए थे ना आपने टिकट, हमें नहीं दिए थे ना, हम पहले टिकट मांगते थे आपसे, अब नहीं मांगेंगे हम। जिनके पास पासेस हैं वो दूसरों को दे रहे हैं, तो वो भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं कि कराची की टीम क्या टीम है, ये कैसे खेल रही है? डेविड वार्नर जो कि 3-4 साल क्रिकेट से रिटायरमेंट हो चुका है उनका, वो कैप्टन बना के उनको लेकर आ गए हैं। फिर दूसरी तरफ IPL की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ, 14 साल का लड़का अंडर 19 का पहली बॉल पे आता है, छक्का मारता है। उसके साथ वाला जो है लड़का, वो 17 साल का है, वो कल उसने खेला है, जबरदस्त नॉक खेली है, क्विक नॉक। तो ये तो बड़ा एक वास्ट डिफरेंस हो गया है। लगता है हमारी तो टीम्स का मोराल ही बिल्कुल गिर गया है। वो जीतना, वो खुद समझते हैं कि हम नहीं जीत सकते, हम अच्छा नहीं खेल सकते। देखिए वाकई हम लोग बहुत अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि टीवी चैनल पर बड़े बड़े अदाकारों के साथ बैठकर अपनी टीम को जितवा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि डेविड वार्नर जो है वो तो अब ऑस्ट्रेलिया से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी बहरहाल एक फेस वैल्यू थी। डेविड वार्नर को उन्होंने लिया। टिम साइफ्रेट जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है, अभी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में देखिए वो क्या जबरदस्त चौके छक्के मार रहे थे, यहाँ भी उनका बल्ला खामोश है। और जब एक टीम 130 रन बना सके और हाईएस्ट स्कोर 30 रन हो, तो फिर तमाशा ही तो देखें। ये जो T20 क्रिकेट है जोएब, ये जब 2008 में IPL शुरू हुई तो मुझे ये भी एजाज मिला कि मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने इंडिया जाकर IPL को कवर किया। उस वक्त कहा जाता था कि ये मसाला क्रिकेट है, जिसमें जिस तरह 3 घंटे की मूवी होती है, मार धाड़ से भरपूर क्रिकेट होती थी। लेकिन हमारी क्रिकेट तो बिल्कुल लग ऐसे रहा कि शायद बल्ले खामोश हो गए, प्लेयर्स में वो हमें फर्क नजर नहीं आ रही। हालांकि एक दिन पहले जो पिंडी में मैच हुआ था, एक नौजवान थे अली रजा, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। फिर आरिफ याकूब एक लेग स्पिनर थे, उन्होंने 3 विकेट ली। फिर अब्दुल समद प्लेयर ऑफ द मैच थे, और मजे की बात है एक अब्दुल समद PSL में परफॉर्म कर रहा था, प्लेयर ऑफ द मैच था। उसी दिन अब्दुल समद नाम का प्लेयर IPL में भी, वहां उन्होंने शायद 10 गेंदों पर 30 रन बना दिए। तो एक ही नाम के 2 प्लेयर, लेकिन क्रिकेट की क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि मोहसिन नकवी साहब को कोई ऐसे इकदाम लेने होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो। कौन से इकदाम होंगे, ये बड़ा जरूरी है जानना कि उनको करना क्या पड़ेगा। अगर आप 3 स्टेप्स में बताएं, 3 चीजें ब्रीफली कि क्या करें तो रिवाइवल हो सकता है। देखिए नादिया, सबसे पहले तो हमें शॉर्ट टर्म स्टेप्स लेने होंगे। पाकिस्तान टीम जब तक नहीं जीतेगी हम लोगों को ग्राउंड में नहीं ला सकते। फिर जो लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं उनमें PCB ऐसी प्लान करे कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है उसमें हमें कोई मुकाबला तो नजर आए। अभी जो नेशनल T20 हुआ नादिया और जोएब, उसमें 18 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। अब आप देखें कि नेशनल T20 में 18 टीमें, जोएब तो खुद क्रिकेट खेलते हैं, 18 टीमें, तो हमारे पास वो प्लेयर्स की क्वालिटी नजर नहीं आ रही। क्वांटिटी तो यकीनी तौर पर है, बहुत सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमें उस क्वालिटी के प्लेयर नजर नहीं आ रहे जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया में। आप देखें 200-250 लड़का खेल रहा है, उसमें से आपको कोई ओपनर नहीं मिल रहा, कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिल रहा। और आप देखें बड़ी साहब, ये सऊद शकील जिसके बारे में बड़ा कहा जाता है कि ठीक है वो टेस्ट, उसका कोई स्टाइल ऐसा है कि वो फ्लैम्बॉयंट नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि पूरे 20 ओवर्स आप खेल गए हैं, कोई आपके अंदर जीतने की कोई ईगरनेस नजर ही नहीं आ रही है, और नॉट आउट जा रहे हैं आप, टीम का स्कोर भी कुछ नहीं है। तो ये क्या चल रहा है? अच्छा, साहबजादा फरहान की बात कीजिएगा थोड़ी सी।
देखिए सऊद शकील तो वाकई लग ऐसे रहा है कि शायद T20 क्रिकेट का मटेरियल नहीं है कि आप 40 गेंदों पर 30 रन बना रहे हैं। तो हमारे दोस्त ने उस दिन नेशनल स्टेडियम में तबसरा किया कि 1975 के वर्ल्ड कप में सुनील गावस्कर ने 60 ओवर्स के मैच में 35 रन बनाए थे। तो वो क्रिकेट तो अब 2025 में नहीं चल सकती। लेकिन साहबजादा फरहान, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, साहबजादा फरहान बहरहाल एक हमें ऐसा प्लेयर नजर आया है कि जो पाकिस्तान टीम में जिसको जगह नहीं मिली नेशनल T20 में उसने स्कोर किया, अब PSL में स्कोर कर रहा है। तो अब जो 3 स्टेप्स नादिया कह रही थी, तो मेरे ख्याल में उनमें एक स्टेप ये भी है कि हम 10-12 प्लेयर्स को इस टूर्नामेंट में टारगेट करके उनको भूले नहीं। अब ये जो अली रजा जो फास्ट बॉलर थे जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को मैच जितवाया 2 दिन पहले, वो पाकिस्तान अंडर 19 के फास्ट बॉलर हैं। शेखुपुरा से उनका ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट करने के बाद हमने नहीं देखा अली रजा अचानक कहीं खो गए। अब हमने फिर 2 दिन पहले उनको देखा। तो हमें उन प्लेयर्स को टारगेट करके नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो इतने कोचेज हमने रखे हुए उनके साथ कुछ सेशन लगाए हम। मेरे ख्याल में जोएब एक अच्छा फॉरेन कोच जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए लाना पड़ेगा और उसको कहा जाए कि आप एक अपनी अच्छी एक मैनेजमेंट लेकर आए जिसके जरिए आप पाकिस्तान टीम को खड़ा करें। उसमें बॉलिंग कोच हो, बैटिंग कोच हो, फिजियो हो, ट्रेनर हो। लेकिन अब देखें ना, मैं तो कहता हूँ इसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए ना नादिया खान को हायर कर बोर्ड। क्या बात है बेटा, मैं तो बीच में अरे खेल क्यों ले रहा है, क्या हो गया, कर क्या रहे हो? अरे क्रिकेट हो रही है भाई, ये तो सो गया, ये क्या कर रहे हैं? सही बात है, मैं कमेंटरी करूंगी ना तो बहुत शर्म आ जाएगी। नहीं, नादिया बहरहाल एक सेलिब्रिटी है जो मॉर्निंग शोज में जिस तरह उन्होंने नाम बनाया, बाद में फिर दूसरे लोग भी आगे बढ़े। लेकिन जो ट्रेंड को फॉलो किया दूसरे लोगों ने फिर बहुत बड़ा ट्रेंड था इनका। लेकिन जो मेन चीज है कि हमारे पास उस क्वालिटी के अब प्लेयर नहीं है। हम देखें ना, कोयटा ग्लैडिएटर्स में एक तरफ सऊद शकील को रखा हुआ है, फिर शोएब मलिक को भी रखा हुआ है। शोएब मलिक रमजान के एक शो में तो अब हमें बहुत अच्छा लग रहे थे जब अफ्तार के बाद वो एक गेम शो में जी बिल्कुल। लेकिन अब जाहिर है वहीं तो ट्रॉफी की रुनुमाई हुई थी, वहीं तो रुनुमाई हुई थी ट्रॉफी की। मेरा ख्याल है बेचारे सब के हम कोई एंकर्स बन जाएं, कमेंट्रियां करें, ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं, अपना काम ना करें। बस ये क्रिकेट नहीं खेलनी। मुझे पता क्यों लग रहा है साहब, मुझे लग रहा है सीरियसली, मैं इस बात को सीरियस नोट पे कह रही हूँ, मुझे ये लोग सब डिप्रेस्ड लग रहे हैं। इनका वाकई जो है ना, इनकी काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ के इनके जो है ना कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि मुझे इनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं लग रही, दे आर डिप्रेस्ड। ये वेस्ट इंडीज वगैरह जाएं जरा बीच पे वेस्ट इंडीज मुझे है जैसे वसीम वकार जाते थे, इससे क्या होगा? रिलैक्स होंगे थोड़ा सा। हद होगी। मुझे लगता है इनको कहीं बिठा के ना इनके अपने मैचेस दिखाएं कि बेटा तुम ऐसे भी कभी खेलते थे, कैसे खेलते थे, तब कैसे कर लेते थे, अब क्यों नहीं हो रहा? लेकिन अपनी मैचेस दिखाओ। एक ही पाकिस्तान में नादिया जोएब एक ही एंटरटेनमेंट थी क्रिकेट, लेकिन अब लोग क्रिकेट से भी दिल बर्दाश्ता हो गए ग्राउंड में। देखिए सही कह रहे हैं, इतनी कोशिश हम कर रहे हैं ना। जब PSL शुरू हो रहा था हम ये कह रहे थे, मैं और नादिया बात कर रहे थे कि भाई PSL को जरा सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, गॉसिप्स होगी, मजे मजे। इंतहा से ज्यादा कोशिश करके ये मजाक हम निकाल पा रहे हैं इससे। हाँ, ये इनके ऊपर ना गेम प्रेशर, ओपोनेंट का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, हर चीज का प्रेशर, और वो प्रेशर इनको कैसे टैकल करना है कि ये तो पार्ट तो इसका है, उसकी ट्रेनिंग लाइफ कोचेस वगैरह से ना करानी जरूरी है। प्रेशर और भी है जोएब, एक प्रेशर और भी है। आज के मैच में जो मेरे लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो बाबर आजम है। पिछले 3 मैचों में उन्होंने 3 रन बनाए। पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, दुनिया का इतना बड़ा बैट्समैन, आज वो 4था मैच खेलने जा रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। तो देखते हैं कि आज बाबर आजम क्या अपनी फॉर्म को बहाल कर पाते हैं या फिर बाबर आजम के साथ। बस यही देखिए, बाबर आजम आप जरा मुलाकात करें, इसी इंतजार में मुझे लगता है कि हम भी बूढ़े हो जाएंगे अब। अच्छा, बाबर आजम पे तो आप यकीन करें सोशल मीडिया में जोक्स और ड्रामों में, मैं कल एक ड्रामा देख रही परवरिश के एपिसोड नंबर 4 में, तो वो बोल रहा है अरे 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 फिर बाबर आजम आउट हो गया। मतलब कि नेशनली अगर आप देखें, इंटरनेशनली भी शायद लोग बोल रहे हैं कि वो एक मजाक बन गए। नहीं, वैसे इतनी एक्सपेक्टेशन उनकी एक परफॉर्मेंस में निखार आ गया है। वो डेटा बहुत है वाला जो था ना, उसमें थोड़ा सा निखार मैंने देखा है, वो नए अंदाज से उन्होंने कहा है। ये है बात। एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं। आप और नादिया दोनों सेलिब्रिटी हैं। ये आपको कमर्शियल्स भी उसी वक्त मिलते हैं जब आपकी परफॉर्मेंस हो। जब परफॉर्मेंस नहीं होती ना,
तो ये डेटा फिर कम भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। नहीं, ये जो सारा बजट है ना, मैं कहती हूँ उन एथलीट्स पे लगाएं, ये सारे ब्रांड्स जिन्होंने परफॉर्म किया इस साल, दैट इज फेयर। बिल्कुल जो बाकी हमारे देखे ना, हमने स्क्वॉश में स्क्वॉश है हमारा, फुटबॉल में लगाए ना, फुटबॉल का इतना टैलेंट है, ये जो इतना अच्छा अभी जीत वैसे रहे हैं, वक्त आ इनको गया एड्स दें, हम इनको नहीं एड्स में देखना चाहते हैं, हम इनको देखना चाहते हैं जो एक्चुअली विनर्स हैं, एथलीट्स हैं। सर बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को परखने वाली आंख नहीं है। मेरा ख्याल में उन लोगों को आगे लाना पड़ेगा जिनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो लोग दर्द रखते हैं, वो लोग नहीं, आकिब जावेद टाइप के लोग जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को आज इस मैच पर पहुंचा दिया। PSL देखने के लिए लोग तैयार नहीं है। मेरा ख्याल में उन लोगों से थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। देखें, सिनेमा हो या स्टेडियम, लोग एंटरटेनमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, वरना नहीं जाएंगे, टिकट नहीं लेंगे, ये बात याद रखिएगा। ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ है, तो इसलिए हमारे तो सब वापस आ रहे हैं भाई। ज्वाइन करें आफ्टर द ब्रेक, कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी शो में हम मजीद बात करेंगे क्या ऑनर दिया है सिंध हुकूमत ने सुल्ताना आपा को, सुल्ताना सिद्दीकी को, कि उनके नाम पे एक सड़क जो है ना, जो है उसको क्या कहते, क्या किस तरह कहेंगे, एक सड़क है, एक स्ट्रीट है जिसको उनके नाम पे डेडिकेट कर दिया। हाँ बिल्कुल सही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन हर लाइफ इनको इतना अच्छा ट्रिब्यूट दिया है, क्योंकि इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है मीडिया में, हमारे ड्रामों में, हमारे जो कहानियां जिस तरह वो दिखाती हैं वो हम सबको पता है कि कितनी अमेजिंग होती हैं। और हाउस होल्ड डे में ना देखिए सब रिलेट करते हैं, वो जो कहानियां और सारी चीजें, तो अचीवर्स को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है ताकि मजीद भी लोगों को मोटिवेशन मिले अच्छा काम करने की। जुमला बन गया एक, हाँ उनके नाम पे नहीं, उनके नाम पे सड़क डेडिकेट, सड़क पे नहीं, ये जुमला नहीं बन रहा। बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा जी, तो अब सड़क के नाम उनके नाम पे मौसम की हम नादिया बात करें जरा। हाँ, ये इनका भी देखो, ये थोड़ा सा दिखा भी दें जी। TMC नॉर्थ नाज़िमाबाद सुल्ताना सिद्दीकी रोड, ओहो क्या बात है, बड़ा एक लेगेसी सारे लेकर वो चल रही हैं। और अच्छा, मौसम की बातें बार बार वो कह रहे हैं, मौसम की बात करनी है हमने जल्दी, भी वक्त हमारे पास कम है। तो इस्लामाबाद और कराची के मौसम की बात होगी। एक तरफ तो इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि ओले पड़े हैं, कुछ थोड़ी सा निपी ठंडा सा वेदर हो गया, और फिर ये भी एक थोड़ी तशवीश है कि एक रेगुलर इंटरवल से जलजले भी के झटके महसूस किए जा रहे हैं उन इलाकों में। वो क्लाइमेट शिफ्ट तो सब हम फील कर ही रहे हैं, लेकिन कराची में जो हीट वेव इतनी जल्दी अप्रैल में नॉट एक्सपेक्टेड, और जो ओलों वाली बारिश है पंजाब में नॉट एक्सपेक्टेड, तो ये क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मोना सिद्दीकी ने हमें कराची से ज्वाइन किया और एमन सईद ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। आप दोनों को वेलकम करते हैं। तो पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। बताइए एमन, क्या इस वक्त मौसम बता रहा है इस्लामाबाद का? ये तो गर्मियों के दिन हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा ठंड हो गई है, ओले भी पड़े हैं, क्या बारिशें होंगी नहीं होंगी, क्या मेट ऑफिस बता रहा है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम जो है वो गुज़िश्ता चंद रोज़ से हम देख रहे हैं कि बड़ा ही गैर यकीनी हुआ है। वैसे तो मौसम गर्मा जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ दिन पहले जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे मूसलाधार बारिश हुई, यालाबारी हुई, जिससे बहुत नुकसान भी हुआ है शहरियों का। इसी तरह कल भी हमने देखा कि महकमे मौसमियात ने कल पेशगोई कर रखी थी कि इस्लामाबाद में जो है रावलपिंडी में बारिश मुतवक्को है, और जो हेल स्टॉर्म है उसकी भी पेशगोई की गई थी। और फिर हमने यही देखा कि दोपहर के बाद से जो है वो बादलों ने शहर का रुख किया, पहले बूंदाबांदी और फिर मूसलाधार बारिश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हुई, फिर साथ साथ कुछ इलाकों में यालाबारी भी हमने देखी। वैसे कि जो डेंसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी यालाबारी की जैसे कि गुज़िश्ता हेल स्टॉर्म में थी, लेकिन फिर भी शहर के कुछ इलाकों में यालाबारी हुई है। लेकिन पहला जो गुजरा हुआ एक्सपीरियंस था उसको देखते हुए हमने देखा कि बहुत सारे शहरियों ने जो पहले से तैयारी कर रखी थी, मतलब वो जो बारीक फोम टाइप होती है, उससे हमने देखा कि बहुत से शहरियों ने जिनका बाहर निकलना ज़रूरी था, गाड़ियाँ पार्क की हुई थी बाहर, उन्होंने अपनी गाड़ियों को जो है वो ढांप दिया था, क्योंकि इससे पहले वाली यालाबारी में बहुत ज़्यादा शहरियों का नुकसान हुआ था। और फिर इसी तरह आज का जो मौसम है वो खासा गर्म है। आज दिन का आगाज जो है वो सूरज की किरणों से हुआ है, और दर्जा हरारत जो है वो वक्त के साथ बढ़ता हुआ हमें महसूस हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर का दर्जा हरारत इस्लामाबाद का जो हम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 दर्जा सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लेकिन जो मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुल्क के जो बालाई इलाके हैं, जिनमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गलियात और खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई अजला हैं, वहाँ पे आज स्कैटर्ड बारिश मुतवक्को है। ये तो फिर भी बड़ी अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छा मौसम है। जरा कराची का हाल आप जान लें। मोना बताएं जरा, यहाँ जो टेम्परेचर यहाँ चल रहा है वो 20 समथिंग बता रही हैं, यहाँ बताएं क्या टेम्परेचर है कराची में?
जी नादिया, इस वक्त कराची में वाकई सूरज जो है अपनी गर्मी बरसा रहा है और इस वक्त का करंट टेम्परेचर 30 है, यानी कि अभी टाइम देख लें और 30 दर्जा हरारत है, जबकि आज तो का 10 जो बजे। मैक्सिमम दर्जा हरारत है वो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जो हवाएं सिंध और पंजाब के जिन इलाकों में गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले जो है गर्मी बरसा रही थी, अब वही हवाएं जो हैं सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर आकर के ये गर्मी बरसा रही, यानी कि हीट वेव जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि 23 अप्रैल तक जो है कराची में इसी तरह गर्मी की शदीद लहर रहेगी। और जो हमारे यहाँ समंदरी हवाएं होती हैं, सी ब्रीज से जो हमारा अच्छा मौसम रहता है, वो दिन के औकात में बिल्कुल कट ऑफ है, यानी कि मुनक़ता होती हैं। और इस वक्त जो हवाएं चल रही हैं वो शुमाल मगरबी सिम से हवाएं सिर्फ 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, यानी कि मौसम गर्म और खुश्क है। जबकि शाम के वक्त जो है और हीट वेव के लिए क्या इकदाम किए गए, ये बता दें जाती जल्दी से हैं, मोना। जिसके हीट वेव के लिए क्या सिंध हुकूमत ने? हीट वेव के लिए जहाँ महकमा मौसमियात और तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जाता है कि शहरी जो अपना ख्याल रखें, बिला ज़रूरत इन पीक आवर्स में बाहर ना निकले, ठंडे पानी मशरूबात का इस्तेमाल रखें। वहीं साथ ही साथ जो है तिब्बी माहिरीन की जानिब से या हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक के जो है वार्ड कायम कर दिए गए हैं। जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से जो रोड साइड फुटपाथ्स हैं वहाँ पर भी जो है हमने देखा है कि वाटर कूलर्स वहाँ पर लगाए गए हैं शहरियों के लिए, जो है कि कम से कम उनको पानी दिया जा सके। और तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर बाहर निकलें तो गीला तौलिया या रुमाल होना। बहुत शुक्रिया, अच्छा आपने वार्न कर दिया तो जरा एहतियात बड़ी जरूरी है। बिल्कुल ऐसे है, बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से, और हमें कराची से भी अपडेट किया। अच्छा देखें, जो इस्लामाबाद में विंडशील्ड जो है 10,000 की जो थी वो 15,000 की हो गई। मतलब मौका मिलना चाहिए इन लोगों को कि जी प्राइसेस बढ़ा दो, क्योंकि अब डिमांड बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो सेगमेंट है जो कि हम सबका फेवरेट है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का, जो रहते तो पाकिस्तान से दूर है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। सही कहा मैंने? बिल्कुल क्या बात है, ये फीलिंग वाला सेगमेंट है, इसको हल्का ना लीजिएगा। हम शारजा चल रहे हैं और साइमा से बात करेंगे, राइट? जी, साइमा नवाब ने नवाब, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग साइमा, कैसी हो? गुड मॉर्निंग नादिया। बोला ना जवाब कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग, हम ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े मजे से धूप आ रही है। वहाँ कितनी गर्मी है शारजा में? गर्मी अच्छी खासी है, लेकिन है कि शाम में थोड़ा सा मौसम बहुत काफी अच्छा हो जाता है। अच्छा, लेकिन आपको को लग रहा है कि यहाँ की तरह वहाँ भी अब हर साल गर्मी ज्यादा पहले आ रही है? पहले मई से शुरू होती थी दुबई शारजा में, अब अप्रैल से आपको लग रहा है कि ज्यादा कड़क गर्मी पड़नी शुरू हो गई है? हाँ, ऐसे ही कुछ है। पहले तो मुझे याद है कि फेब में ही अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो जाती थी यहाँ पे, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट आ रही गर्मियाँ। मुझे ये लगता था कि मई में वैसे शुरू होती थी। खैर, अपने बारे में बताओ, कब साइमा, कब से तुम वहाँ सेटल्ड हो, कब गई, क्यों गई? हम तकरीबन हो गए हैं कोई 17-18 ईयर्स यहाँ पे, क्योंकि वही फैमिली की जॉब्स वगैरह हैं, तो उनकी वजह से हमें भी सेटल होना पड़ा। रिलेटिव्स हैं और भी यहाँ, या सिर्फ हस्बैंड और बच्चों के साथ आप आए? कब शादी हुई, वो सवाल है। रिलेटिव्स हैं क्योंकि ना वो मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो काफी सारे पठान यहाँ पे हैं, आप जानती होंगी, जैसे कि सो यहाँ पे सारे रिलेटिव्स और सब, तो वो बहुत अरसे से यहाँ पे सेटल्ड हैं, शुरू से यहीं पे हैं, तो इस तरह से। तो मुझे बताएं, फूड ब्लॉगिंग करती हैं आप, क्या पकाती हैं अच्छा, और कैसा रिस्पांस आता है लोगों का? घर में बनाती हैं या सिर्फ स्क्रीन पे? मैं बेकिंग अच्छी करती हूँ, बेकिंग मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, और बाकायदा मैंने सीखा बिल्टन से और सर्टिफाइड। क्या बात है, तुम भी कुनाफा का डिजर्ट निकाल दो साइमा। जरूर यार, मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि ये चॉकलेट की वजह से दुनिया भर में जो पिस्ताशियो है वो महंगी हो गया कि इतना पिस्ताशियो चॉकलेट में डल रहा है और इसकी कॉपीज इतनी बन रही हैं कि पिस्ताशियो की शॉर्टेज हो गई है और महंगा हो गया पिस्ता। जी, ऐसे ही है ना? तुम क्या बनाती हो? वायरल चॉकलेट हर जगह पे है ना? तुम क्या बना रही हो? कोई चीज इस तरह? यार तो बड़ा अच्छा वैसे आइडिया है। ये क्या बना रही हो? ये क्या है? हमारी स्क्रीन हम दिखा रहे हैं कुछ आपको। वो बन्स हैं, वो गार्लिक बन्स हैं, और वो मेरे बहुत फेमस है एक्चुअली। पेरी पेरी जो है चिकन बन्स और ये सब चीजें तो फ्रेंड्स वगैरह बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, तो आप मतलब वैसे ऑर्डर्स आते हैं तो आप सेल भी करती हैं?
जी जी, पहले करती थी। बीच में थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, लेकिन सोच रही हूँ कि बैक इन बिजनेस दोबारा आ जाए। और लाइफस्टाइल में क्या करती हैं भाई, ये भी बताएं जरा। दुबई का जो लाइफस्टाइल है वो ऑल अबाउट फूड, ऑल अबाउट मीटअप्स, गैदरिंग्स, घूमना फिरना, नई जगह एक्सप्लोर करना। सो यहाँ पे ये चीजें आपको आई डोंट नो, आपको यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ये कह सकती हूँ। नहीं, और सोशल लाइफ बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि कमेटियां कितनी डाली हुई हैं यहाँ तुमने? पे सोशल लाइफ कितनी किटी पार्टीज में हो ये बताओ? कितनी किटीज में हो? सॉरी, किटीज में कितनी हो आप? कमेटियां, किटी पार्टीज? यहाँ पे फेमस ग्रुप है वुमेन वंडर्स के नाम से, तो वहाँ पे ज्यादा हम लोग की गैदरिंग होती है। सारी जो पाकिस्तानी इंडियंस जितनी भी खवातीन हैं तो वो मिलना जुलना करती हैं और मिलती हैं, और किटी वगैरह भी मतलब डालती हैं, बात हुई। सही है। और आप पेशावर में आपका जी पेशावर से ताल्लुक है आपका, और कराची में आपका बचपन गुजरा है, तो कराची की यादें भी जरा शेयर करें ना हमसे, याद तो आता होगा। कराची तो कराची है, कराची जैसा कोई शहर नहीं दुनिया में। सही बात है। तो जब आती है, वैसे आप फैमिली वहाँ है, लेकिन आप आती हैं यहाँ, किससे मिलने आती है कराची? आती हूँ कराची में, वही अपने घर वगैरह सब वहीं पे है, बिजनेस है, रिलेटिव के, अपनों के, सबके, तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन बीच में अभी हम लोगों ने ईद पे हम पेशावर गए थे और बहुत मजा आया था, क्योंकि ईद गुजारी सब फैमिलीज के साथ। तो जाते में जरा अफसोस होता है ना, जब जा रहे होते हैं बड़ा अफसोस होता है। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब लोड शेडिंग हो रही थी टिका के, ना गैस थी ना बिजली थी उन दिनों में। बगैर सोचे समझे आपने कह दिया। आपको पता है पेशावर में कोई लोड शेडिंग नहीं होती, वहाँ पे बड़ा अच्छा है, क्योंकि सबने जो है ना अपना सारा सिस्टम सोलर पे कर दिया है और बड़ा कन्वीनियंट रहता है। कराची में थोड़ा सा उसके लिहाज से देखा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, ऐसे कह दिया आपने जैसे मैंने कोई ऐसा सवाल कर दिया। वैसे साइमा, तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम इमिग्रेशन में फंस गई हो? मुझे बुरा नहीं लगता, मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ कि मैं जाऊंगी और मैं ट्रैवल करूंगी, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। एयरलाइन पे खाना खाने में भी बड़ा मजा आता है, जब वो आती है ना ट्रेज, बड़ी खुशी होती है। अच्छा, तुम्हें मैंने कहा इसको बेचारी को ये ना लग रही हो कि इमिग्रेशन में फंस गई, मुझसे इमिग्रेशन ऑफिसर की तरह सवाल कर रहे हैं, कब गई थी, कब आई थी, पिछली दफा कितने देर ठहरी, कौन रहता है वहाँ, कौन है? अमेरिका ना जाना, स्क्रूटनी हो रही है आपकी। अमेरिका वाले में यही हो रहा है सबके साथ, फोन भी ले रहे हैं। अच्छा साइमा, मजे की बात सुनो, क्योंकि दुबई में बड़ा ट्रेंड है डिजाइनर बैग्स का, लोग लाखों करोड़ों रुपए के बैग्स लेते हैं। अब वो मसला भी नहीं है, देखो वो जो पेटेंट रेगुलेशन जो है वो खत्म हो गई, तो अब चाइनीज बैग्स आ रहे हैं ओरिजिनल, वैसे जो गुची वगैरह के होते थे, गार्डा वगैरह। वो तो शुरू से भी ये था ना कि यहाँ पे इतनी अच्छी मास्टर कॉपीज मिल जाया करती थी कि वो ओरिजिनल से ही टाइप लगती थी, तो वो तो इतना मसला पहले भी नहीं था। लेकिन अब जो ओरिजिनल के नाम पे मार्केट डाउन हुई है, वो तो कमाल हो गया, मजे हो गए हैं सबके। बिल्कुल, वो तो ओरिजिनल भी अब चाइना में ही बन रहा है ना सारा। बिल्कुल, अब वो जो दुकान के अंदर छोटे कमरे नहीं होते थे, चोर दरवाजे से अंदर जाके जो है बैग दिखाते थे, जी अच्छा, ये याद अब वो नहीं होगा, अब खुल्लम खुल्ला दिखाएंगे ओरिजिनल। बाजी इधर आए आप जरा, है ना, आए ना बाजी, दरवाजे अंदर नजर ही नहीं आ रहा, ऐसे कपड़े हटा के छोटा चोर दरवाजा अंदर लेके जा रही, खाम खाम। अच्छा, हर जगह ऐसी होता है, टर्की में भी ऐसी। अब तो खुल्लम खुल्ला बेचेंगे भाई, है ना, जबरदस्त वो बेचेंगे, हम खुल्लम खुल्ला खरीदेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया साइमा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो ये देखें उनके तजुर्बात, एक्सपीरियंस, कितना मजा आता है बात करके कि पेशावर से ताल्लुक। अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वापस जाते हुए कोई दुख नहीं होता, घर याद आ रहा होता है ना, वो एक अलग मजे हैं, एक अलग वो एक सुकून होता है, वो आप उसको मिस कर रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, घर कहीं भी हो, घर घर होता है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है, इतने बड़े ऑनर से नवाजा है सुल्ताना आपा को, और वो डिजर्व भी करती हैं। एक आपके हमारे वैसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज वगैरह सब इनको माशाल्लाह सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन ये जो एक चीज़ है, ये बिल्कुल ऐसी है जो कि मतलब आई थिंक हर मिनट हर सेकंड आपको वो जो है रिकग्निशन मिल रही है। रोड के इनके नाम पे रोड का नाम रख दिया गया, मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला आपने, इनके नाम पे डेडिकेट किया। जी, सुल्ताना आपा हमारे साथ ये तो बहुत ही फेवरेट है। सुल्ताना आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप सुल्ताना आपा? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से। सुल्ताना आपा, बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, ये इतना अच्छा ट्रिब्यूट है। आप डिजर्व सब कुछ करती हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत लोग होते हैं उनको मिलता नहीं लाइफ में वैसे वो रिकग्निशन, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत बड़ा ऑनर आपको मिला एंड यू डिजर्व इट। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं भी हमेशा ये कहती हूँ औरों के लिए भी, सबके लिए, कि जिसको भी आप अगर ऑनर करें या आप क्रेडिट दें तो उसकी जिंदगी में दें तो कम से कम वो भी सुनता हुआ जाए,
तो बस इसी तरह से पता नहीं इनको ख्याल आ गया। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे और भी हमारे जो आर्टिस्ट और दूसरे भी जो नामवर लोग हैं उनको उनकी जिंदगी में अगर अप्रिसिएशन मिल जाए तो ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ उस वक्त भी उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं जी। तो बिल्कुल। और देखिए कितना बड़ा ये देखिए ये एक्नॉलेजमेंट हुकूमत की तरफ से आना और कितना बड़ा किरदार है आर्ट एंड कल्चर का किसी भी माशरे का। एक तो सॉफ्ट इमेज दिखाना मुल्क का और फिर माशरे की नर्चरिंग के लिए भी कितना जरूरी है। तो जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो आने वाले एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, ड्रामा बनाने वाले हों, उनको भी एक मोटिवेशन मिलती है ना इससे। डेफिनेटली मिलती है। और ये मेरा ख्याल है कि इसी तरह की चीज जब स्टार्ट होती है तो फिर दूसरे लोगों को भी ख्याल होता है। जैसे तमगा इम्तियाज वगैरह जिंदगी में मिलते हैं ना, तो ये जो अगर जिंदगी में इसी तरह की एक्नॉलेजमेंट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा ये एहसन कदम है कि इन लोगों ने, सिंध गवर्नमेंट ने ये बात की है। आई थिंक ये अब रवाज पड़ जाए कि हमारे जो आला किस्म के लोग जो पाकिस्तान के लिए उनके लिए एक फख्र हैं बाहर भी, तो उनको उनकी जिंदगी में एक्नॉलेज किया जाए। जी आप माशाल्लाह इतनी ट्रेंड सेटर हैं और इतने मजे के नए नए काम कर रही होती हैं, नए वेंचर्स, नए एक्सपेरिमेंट्स। आप बताएं इसके बाद अभी क्या आप करने वाली हैं? नहीं, मैं एजुकेशन में ज्यादा काम करना चाहती हूँ, अपनी फील्ड में भी और दूसरे भी, कि ताकि एजुकेशन में जितने लोग ज्यादा से ज्यादा जो है आ सकें। अगर सिनेमा और आर्ट, और जैसे मैं कहती हूँ ना मीडिया यूनिवर्सिटी की बात करती रहती हूँ, अगर यूनिवर्सिटी ना सही तो छोटा मोटा काम कर, जैसे मैं पिप का करती हूँ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स करती हूँ। इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं होते रहने चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सी इंटरेक्शन होगी। हमारे नए नए बच्चे जो हैं वो समझें, आते जाएंगे, लर्न करेंगे, वहाँ से लोग आएंगे। जैसे पहले मैंने किया था, आप भी उसमें आई थी जी। तो इस तरह की जब फेस्टिवल्स हों, मैं रिलेटेड जो है जो भी काम करना चाहूंगी वो ये डिफरेंट होगा। आपके ड्रामों में भी मैंने बड़ा भी देखा है, हम सब ने देखा है कि एक चेंज आया, वो सास बहू लड़ाइयों से हट के कर्जे जान का भी बड़ा जबरदस्त लास्ट एपिसोड चला है, कोर्ट रूम ड्रामा था, उसमें बड़ी कम्प्लेक्स चीजें, और पहली दफा कि एक बच्ची एक अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। तो बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स अभी नजर आ रहे हैं चैनल पे। तो अभी ऐसा मुझे बताएं कि कोई और ऐसा क्या प्रोजेक्ट आ रहा है जिसपे आप कोई बोल्ड इश्यूज पे आप ही काम कर सकती हैं, किस तरह आपने हलाला पे दिखाया, टैबूज को, बहुत सारे फरसुदा रिवायात हैं पे अभी वो सारी जो सीरीज चली, कमाल, बड़ा बोल्ड स्टेप था वो। तो नादिया, पहले थोड़ी सी बात मैं तुम्हारी भी कर दूं। तुम इन चीजों को बहुत अप्रिशिएट करती हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो हाँ, नहीं, हमेशा तुमने कोई अच्छा काम किया, किसी ने तो किया, और अगर बुरा किया तो उसको इतना तुमने बुरा किया वो भी नहीं करता चाहिए। लेकिन बहरहाल आप दोनों चीजों को एक्नॉलेज करती हैं, तो दिस इज गुड। मैं नई चीजें कर रही हूँ, करूँगी, और जिसमें औरतों को एम्पावर करता हुआ दिखाऊंगी, जरूर दिखाती हूँ। उसका रीजन ये है कि मेरी एक सोच है कि जब तक आपकी औरत एम्पावर्ड नहीं है, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल इसलिए कि आप एक हाथ को तो बिल्कुल पकड़ के बैठे और एक हाथ से काम नहीं चलता। और इस वक्त जरूरी है कि औरतों को अप्रिशिएट किया जाए, एम्पावर किया जाए, उनको जॉब्स में भी प्रमोशंस, उनके मतलब जो ड्यू उनका वो है उनको देना चाहिए। ये नहीं कि वो भी माँ है, बच्चा हो गया तो इसलिए इसको नहीं हम एम्पावर करेंगे। ये चीजें भी सोचनी होंगी। हम कभी कभी कर लेते हैं ना कि नहीं, मेरे यहाँ भी एक दो दफा, लेकिन मैंने तो मैंडेटरी कर दिया है कि 33% लड़कियां होंगी और लड़कियां उस पोस्ट पे हों जहाँ पे वो डिसीजन मेकर्स हों। अगर डिसीजन मेकर बच्चियां नहीं होती हैं, सिर्फ जॉब वो भी चले अच्छा है, लेकिन फिर उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आप ये रोड बताएं कैसी, आप खुश हैं जो रोड आपको मिली है? ये बताएं लोकेशन कैसी है उसकी, हम भी जाके वहाँ सेल्फी बनाएंगे। डबल रोड है और एक दफा चले ना आप लोग
चल के देखें तब मजा आएगा। बिल्कुल, मैं तो जाके सुल्ताना सिद्दीकी रोड की सैर करनी है। जो डीसी हाउस कह रही हूँ, डीसी का जो ऑफिस है उसके सामने है। डीसी खुद कह रहा था कि मैं हैरान हूँ कि आज तक इस सड़क का किसी ने नाम नहीं रखा, और ये शायद आपके नाम के लिए रुकी हुई थी। सही नाम रख दिया। कहते ना रोड पे लिखा होता है किसी का नाम। बिल्कुल। सुल्ताना, बस एक ये बात बताएं कि जो जितना ये बात बताएं कि जितना ये स्ट्रॉन्ग मीडियम है हमारा, जो ड्रामा है या फिर हम आर्ट की बात करें, हम अपने फुल यानी उस पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं। आप नहीं समझते बहुत तब्दीली हम ला सकते हैं अगर बेहतरीन स्क्रिप्ट्स आ जाएं या पुराने दौर की तरफ थोड़ा सा हम चले जाएं, मजबूत कहानी आ भी गई है। नहीं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। जी। मैं पुराने दौर की बात नहीं करूंगी, इसलिए कि मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैं ये समझती हूँ पुराने में बहुत अच्छा था, लेकिन वो कम था। कम से मुराद है कि हफ्ते में एक ड्रामा चलता था ना। अब आप 21 ड्रामा एक हफ्ते में एक चैनल पे चलते हैं, तो कंपटीशन बढ़ा है। फिर सिर्फ ये नहीं है, अब सारे इंटरनेशनल जो आपके चैनल्स हैं वो आपके आगे हैं, आपकी मीडिया आगे हैं, आपके सब्जेक्ट करोड़ों हो गए हैं। तो आपको इस वक्त कंपटीशन बहुत बड़ा है। पुराना भी चल रहा है जो चल रहा है, जिस तरह का मैं काम करती हूँ उसमें पुराना भी होता है, नया भी होता है। लेकिन अब अच्छी बात ये है, जो मैं गवर्नमेंट को इस मर्तबा ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी, कि अभी इनको उतना सेंसर जो है नहीं लगा रहे हैं। अगर तरीके से करो, जितने मैंने भी अभी जो मनजोगी या तन मन नीलो नील या और बहुत से ऐसे मैंने किए, कर्जे जहाँ चल रहा है या दूसरी चीजें, आप ये देखें कि कभी पहले उडारी चलाया तो 2-3 दफा मुझे बुलाया गया कि ये क्या है उस तरह। लेकिन अब सबको समझ में आया कि सब्जेक्ट को तरीके से करें। जी, अगर आपने सब्जेक्ट को मतलब एजुकेशन वाले वे में और एंटरटेनिंग दोनों होने चाहिए। ये मैं नहीं कहती हूँ। और वो अंदाज़े बयान कैसा है और आपने पिक्चराइज कैसे किया है, तो आप बड़ी बोल्ड चीजों को भी, जिस आपने अपने ड्रामों में बड़े हसास मौजूआत को आप मतलब वो सब्जेक्ट जिस पे कोई बात ही नहीं कर सकता, वो सीरीज चली है और सबने पसंद की है। बिल्कुल, तो तरीका सही होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू। माशाल्लाह, वी लव यू एंड वी लव यू। पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी जहाँ सब ड्रामे देखते हैं। क्या बात है, देखें कितनी जबरदस्त एफर्ट्स। और अभी आप पिन भेजिएगा, मैं जरा शो के बाद वहाँ जाके चक्कर तो लगाऊं ना, रोड देख के। रोड देख के आएंगे, पिक्चर्स बनाएंगे वहाँ वीडियो। पिन लोकेशन प्लीज। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते होती देर में देखते हैं मुझे आपने भी पिन भेज भी दी होगी। एक ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। और ये बिल्कुल सेलिब्रेशन का मौका है किसी के लिए और रोने का मुकाम है किसी और के लिए। अच्छा, जी हाँ, ये कभी कभी होता है। कुछ ऐसी डिसीजंस आप लेते हैं जिसका आपको उसके ना आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं सालों बाद। जैसे 10, 12, 15, 20 साल से जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी आसपास डिजाइनर बैग्स के लिए ऑब्सेस्ड, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आप यकीन करें मैंने कभी खुद से कभी डिजाइनर बैग नहीं खरीदा। कोई गिफ्ट हो गया तो और बात है, खुद से मैंने अपने पैसों से, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतने लाखों निकालूं बैग के लिए, जूते के लिए। मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। तो अब क्या हो गया? अच्छा, लोग फिर क्या जस्टिफाई करती थी ना खवातीन कि अरे ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसकी तो रीसेल है, जिस तरह घड़ियों की वैल्यू होती है उसी तरह ये बैग्स की भी होती है। कि अगर पुराना बैग हो गया तो महंगा बिक जाएगा, कि ऐसे रीसेल। ये क्या होता है कि कुछ होते हैं ना लिमिटेड उसके एडिशन होते हैं, फिर मिलते नहीं है। लोग पागल होते हैं कि यार हमें ये वाला डिजाइन चाहिए, बोला तो अब वो बेचती थी और उनको पैसे मिल भी जाते होंगे। और या ये कि खुद से अब बस खुशी होती है कि मेरे पास ये बड़ी कीमती आइटम है। वो दिखा रहे हैं, ब्रांड नेम भी दिखा रहे हैं कुछ बहाने बहाने से। ये ऑब्सेशन हो जाती थी कि फला बैग भी चाहिए, लेटेस्ट बैग चाहिए, लिमिटेड एडिशन चाहिए। और ये लोग बनाने वाले चलाकियां क्या करते थे कि जी एक बैग निकाला है, इसकी सिर्फ 6 पीसेस होंगे, तो उफ लोग करोड़ों, उसके बाद उसका नया मॉडल आ जाएगा। उसके लिए लड़ाइयां, झगड़े, फसाद के हमें वही बैग चाहिए। तो अब ऐसा जो है ना ये ट्रेंड जो है ब्रांड कॉन्शियस जो लोग होते हैं ना, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये क्या यूएस की एक पेटेंट रेगुलेशन होती थी कि जो चाइना मैन्युफैक्चर या दूसरे मुल्क मैन्युफैक्चर कर रहे होते थे, उनके ऊपर ये लाजिम था कि वो ये ना डिस्क्लोज करें कि ये कौन बना रहा है, कहाँ है वो जो बना रहे हैं। लेकिन अब ये उन्होंने कर दिए कैंसिल। चाइना हैज सेड नो टू रेगुलेशन, जो है पेटेंट रेगुलेशन। अब उन्होंने रिलीज कर
दिया है कि जी कहाँ ये बैग्स बना रहा है और आप उनसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वो ब्रांड नेम वही होगा, ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इसमें तो रेगुलेशंस लगेंगे, इस पे तो ज़ाहिर है लॉ सूट हो सकता है इस पे कि भाई वो ब्रांड आपको अगर देख रहा है कि मेरे ब्रांड बिक रहा है और मेरे साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है या मेरी कोई अप्रूवल्स नहीं है, तो कैसे चल सकता है? केड़ा लॉ सूट? अभी तो कोई लॉ सूट्स वगैरह कुछ हो ही नहीं सकते। जो इस वक्त हालात ट्रेड वॉर चल रही है ना, तो किधर आप जाके शिकायत करेंगे, कौन सुनेगा? और चाइना के खिलाफ, और चाइना जिस तरह केस लड़ेगा, आई एम श्योर दे हैव थॉट ऑफ दिस कि भाई नहीं हम करेंगे ऐसी की तैसी। अच्छा, साथ में सेलिब्रिटी हिना अल्ताफ जो है, बड़ी अच्छी ब्लॉगर भी हैं, एक्टर भी हैं, इन्होंने बड़ी मजे की वीडियो बनाई है, जरा सुने। बैग्स पे देखें और सुने ना। सबसे पहले कहाँ है वो सारी मीन गर्ल्स जो मुझ जैसी लड़कियों के साथ बहुत बुरी थी, और मेरे क्लैन में, मेरे ग्रुप में जो लड़कियां उनके साथ बुरी थी? कहाँ है वो लड़कियां जो कहती थी मैं तो दिस इज माय फेवरेट ब्रांड, मैं इस ब्रांड के अलावा कुछ पहनती नहीं, यू लुक एट द क्वालिटी, ओ माय गॉड लुक एट दिस बैग, इसका कलर, ये सिर्फ यही से मिलता है। एंड आज पता चल रहा है मेड इन चाइना। नहीं, मैं ये नहीं खरीद सकती, दिस इज चाइना का माल। नाउ व्हाट? दिस इज 3 लाख, दिस इज 6 लाख। मेरे कान पक गए थे सुन सुन के। नहीं सुनी ना अपनी माँ की बात, नहीं सुनी ना अपनी माँ की बात जो कह रही थी कि बेटा इन पैसों का कुछ गोल्ड ले लो, बेटा इन पैसों की सोने की झुमकियां बना लो, बेटा इन पैसों को सेव कर लो, कुछ कर लो अपनी हक हलाल की कमाई कर। लेकिन नहीं, मुझे तो वो महंगा बैग लेना है क्योंकि मैंने वो इंस्टाग्राम रील में देख लिया था और वो इतना क्यूट है। करना है फिर से ये, लेना है वो वाला बैग। कितने सारे पैसे खर्च कर दिए, कितना सारा सोना होता भी हमारे पास। लग्जरी इंडस्ट्री जो है, लग्जरी बैग्स एंड लग्जरी आइटम्स की जो इंडस्ट्री है, वो स्ट्रेट वॉर की वजह से दिल दुखा हुआ है इनका। वैसे दिल किसी ने दुखाया है बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे भी चिढ़ चढ़ती थी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं कहती थी कि हाँ, जो बैग चल रहा है तो रोज रोज चेंज क्यों करें और इतने पैसे इस पे जाया क्यों करें? बात सही है, लोगों ने करोड़ों पैसे जो हैं रुपए लगा दिए बैग्स पे और आज उनकी वैल्यू हो गई जीरो। हाँ, तो अब क्या करें भाई? उन्होंने यही मशवरा दिया कि अगर आप सोना ले लेते, गोल्ड ले लेते तो शायद आपके पास कुछ होता। तो अब बैग्स कहाँ जाएंगे? और दीगर चीजें भी, बैग्स तो छोड़े। अच्छा, मुझे ये लगता है नादिया कि अगर आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं भी हैं और आपको पहनने का तरीका आता है, तो वो ब्रांड नहीं भी है ना, ऑन स्क्रीन तो खासतौर पे बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल, लोगों को लगता था कि बैग से आपकी वैल्यू बढ़ती है, बल्कि मुझे लगता है कि जो चीजें हमने उठाई हुई हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी वजह से उनकी वैल्यू होनी चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ द आइटम्स एंड थिंग्स। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं जरा, ये गर्मी दानों के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। डिजाइनर बैग से हम डिजाइनर रैशेस की बात करते हैं, क्योंकि देखिए कराची में गर्मी का मौसम भी, कराची में गर्मी का मौसम है, खुश्की है, ड्राइनेस है, उसकी वजह से जो स्किन डिजीज है उसमें इजाफा हो गया। और बताया जा रहा है डॉक्टर राबिया गफूर हैं जो कि माहिर अमराज जल्द हैं, उनका कहना है कि ओपीडी में 600 जल्दी अमराज के मरीज आ रहे हैं, यानी स्किन डिजीज के मरीज आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने स्किन डिजीज से बचने के लिए कुछ SOPs के बारे में बताया है और लोगों का है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें। तो मजीद क्या हम कर सकते हैं? डॉक्टर काशिफ से बात करते हैं, और ये कि कौन से हैं जिनका बड़ा सीरियस आपको उसी वक्त आपको एक्शन लेना चाहिए। ब्लड टेस्ट अगर कहे जाएं तो जरूर करवाएं। डॉक्टर काशिफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और ज्वाइन किया उन्होंने हमें राइज एंड शाइन में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर काशिफ, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताएंगे जो स्किन डिजीज में इजाफा होता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसे बच सकते हैं शहरी? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। मैं जेल बाल और नाखून का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर पे होता हूँ। हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, स्पेशली ज़्यादातर हमारे पास स्केबीज बहुत आ रहा है, बिकॉज गर्मियाँ जब से स्टार्ट हुई हैं तो ज़ाहिर है पसीना है, लाइट जा रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर हमारे स्केबीज, जिसमें पूरे घर में खारिश फैल जाती है। उसके बहुत केसेस आ रहे हैं, उसके अंदर हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसे नादिर ने बड़ा अच्छा कहा कि डिजाइनर रैश, तो रैश भी बहुत आ रहा है बिकॉज आपने देखा फंगल इन्फेक्शन बहुत आ रहा है, बस स्पेशली बच्चों के नैपी एसिड का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। फंगल इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैला हुआ है, लोगों के सर पर है, बॉडी पर है, ये सब वेदर की वजह से। डॉक्टर साहब, इनमें से कौन सी कंडीशंस कंटेजियस हैं जो एक से दूसरे को लग सकती हैं? अच्छा, ये जो मैं सारी डिस्कस कर रहा था आपके स्केबीज है, फंगल है, ये सब कंटेजियस हैं, ये सब एक से दूसरे को लग सकती है। चिकन पॉक्स मेरे पास बहुत आ रहा है, चिकन पॉक्स आजकल बहुत फैल गया है, मीजल्स फैल गई, ये सब कंटेजियस डिजीजेस हैं। तो इसकी वैक्सीन सबसे इसकी वैक्सीन भी, और ये सिर्फ ड्राइनेस की वजह से हो रहा है? देखिए, तो वेदर चेंज हुआ है, गर्मी आ गई है, दूसरा अनहाइजीनिक कंडीशन है, फिर एक और चीज है पानी जो आ रहा है हमारे नलों में वो उतना प्योर नहीं है, अक्सर टैंकर वाटर आ रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि टैंकर वाटर के अंदर बोरिंग का पानी आता है। उसकी वजह से मैं एक बहुत आम सी रेमेडी बताता हूँ लोगों के, बाल्टी में पानी निकालें, फिटकी डाला करें, फिर नहाया करें। तौलिया सबकी अलग
ये आपने सोल्यूशन बता दिया, बहुत अच्छी बात है। कुछ और भी बताएं सोल्यूशन ऐसे डॉक्टर साहब। क्या बस देखो ना, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का वेदर मॉइस्ट, ये आइडियल है कि बैक्टीरिया इसमें बढ़ता है, फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, और फिर लोगों का ये कि ऑब्वियसली जब पसीने में आप उसके बाद स्क्रैच करेंगे, खुजाएंगे उस जगह को, तो फिर आपको तो एसओपीज क्या है, क्या फॉलो करना चाहिए हमें? डॉक्टर साहब जरा जल्दी से बताइए। है कि आपको अपना तौलिया अलग रखनी है। अच्छा, और आपको ये कोशिश करना है कि आप हर कोई एक दूसरे की कंघी यूज कर रहे होते हैं या यूजुअली एक दूसरे से टिश्यूज शेयर कर रहे होते हैं, ये अवॉइड करिए। एक चीज का जरूर ख्याल रखिए कि हाइजीन बड़ी जरूरी है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, और एक और बात का सब ख्याल कि आसपास कोई ज्यादा स्क्रैच कर रहा है तो उसको बताएं कि भाई तुम मतलब पूछे स्क्रैच क्यों कर रहे हो। ये होता है कि जो कर रहे हैं ना उसको पता भी नहीं चलता, वो ऐसे ऐसे लगे हुए, ऐसे ऐसे बार बार जब कोई स्क्रैच कर रहा है, कोई बच्चा हो बड़ा कोई भी, आप उससे पूछें आइए ओके आप क्यों इतना गुजार रहे हैं, क्या बात है, हो सकता है कि कोई एलर्जी हो, क्योंकि फजा में जो बैक्टीरियाज होते हैं ना उनको लगता है कि नॉर्मल है, हम इसको स्क्रैच कर रहे हैं, नहीं चेक करें कि कोई अगर कहा जा रहा है कि ब्रेक लेनी है, वक्त और बस कम है। राइज एंड शाइन में ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं जल्दी से। और बुरी बात मैं कहां करूं, फोन पे करूं? गेस्ट हमारे साथ होंगे, बात कंप्लीट कैसे होगी बताएं मुझे। गुड मॉर्निंग। जी जनाब, वेलकम बैक। राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे ब्रिटिश हाई कमीशन से। एक ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ हैं, हेड ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिक डिप्लोमेसी एट ब्रिटिश हाई कमीशन, वो काम कर रहे हैं, पवन कुमार ढांडा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ढांडा इज राइट? ओके, पवन कुमार ढांडा, वेलकम टू द शो। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है। अगर आप अपने बच्चे के लिए स्कॉलरशिप के बारे में इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं, क्या करना चाहिए, आज आपको पता चलेगा। सही। welcome to the show. Thank you. So how has the 2 years been in Pakistan? I have loved my time in Pakistan Really? so far. I've been really lucky to be able to go all the way from Hunza to be down in here in Karachi, and I've had the most warm welcome. I've managed to eat the most amazing food, see the most amazing sights, and I can't get enough. And I'm looking forward to exploring more of this beautiful What about country. the spice? It's so spicy here, the food in Karachi. In Karachi it is. You guys love your lal mirch. You guys really love I it. don't. Yeah. But you're Don't from- you? They like it. Oh, I know. he does. You You're don't. from India. You're used to of it because you have, you are born No. there and working in Pakistan. So you have a bit of both, like both cultures, Pakistan and India. So it helps a lot. It must, help A us a bit lot. of both. in My the work you mussy, if she's making it, she'll put about 15 mirch into one patila. My mum will only put 2. And I think I've got my mum's genes rather than hers. Yeah. We can't eat mussy's food because it's too hot. कराची में जरा ज्यादा ही स्पाइस है, कुछ नॉर्मल उससे ज्यादा ही है। So, you're working here as a, head of communication. So, alongside your work, what you're doing, what are your activities when it comes to like development, education, women empowerment? What work you're doing in this regard, and how do you see Pakistan as a developing nation? So one of the big challenges that we're working on here is climate change. And it's a topic which we're trying to create more of a conversation around. Journalists and the media have a huge role to play in that as well. Pakistan, sadly, is one of the least prepared countries for climate change. And as we've seen, is one of the most affected. I mean, here in 2022, of course, the terrible floods, we saw the impact that it had. But, if you go to Punjab and you look at the impact of the heat and the heat waves, the lack of water and drought, what that does to food and to crops. So a lot of what we're trying to do is to help prepare Pakistan to adapt, to make it resilient. So that's a big focus of our work. And you spoke rightly about gender. Sadly, women are the most affected by the impacts of climate change through the work that they do. Often is outside. They don't have other means to support to not have to go outside. So that's a lot of what we're doing here. We still do a lot on education. So a lot of reform. We work closely with the government of Pakistan. And especially the scholarships. Exactly. Yes. And so we send between 30 to 60 students overseas each year where they do a 1 year's masters in the UK. We're just finishing the interview process for this year, and they get to go and live at different parts from Scotland, England, Northern Ireland, Wales, and study fully paid. That's their flights, that's their food, that's their tuition So fees. what do I have to do to qualify? So me. So it will open again in September. And there is a series of short essays that you do, and then there's an interview process that we do. My advice is always to speak to alumni, speak to people that have already gone through the process and find out how they did it. But it's an amazing opportunity, just to study in the UK, but you get to live around the people. Yeah, but still the criteria, like after A levels, O levels, when can they apply and for which program? So you need to have already done an undergraduate degree.
and then you need to have done some work experience as well. So it's aimed at mid-career You see, professionals. Nadia is very much concerned about her Naeem, kids, yeah. and My she son always is talks about 16. them. Don't worry. What about people-to-people But contact? my daughter When is we- already studying in Canada, and there was no major scholarship, so I don't want to repeat that mistake again. Yes. I think the kids who are brilliant, they should be encouraged to go because they worked hard. They should get a scholarship, and those who have not, I think, still they need to get the scholarship, and they deserve. And it is aimed at, it's exactly that. It's about creating an environment to just remove some of those barriers. We're really proud. We get students from Balochistan, KP, Islamabad, Punjab, the north. We get it from every part of Pakistan, and it's about a 50-50 gender. We get different studies, different students. Pawan, please tell us something about perception of Pakistan back in UK, because there is war on terror and extremism issue and all that. So people have a misperception about Pakistan that we are people are extremists over here. So how do you change that perception, and how can you help in this regard? I think you're right. You know, when I had some friends that just came over to visit 2 weeks ago, and we've been talking for about 6 months about what we need to do to plan and to prepare, and they were a bit nervous because you only see, as you say, a side of Pakistan in the news in a lot of these countries, and they've just had the most amazing 2 weeks, seeing the cherry blossoms in Hospitable Hunza, people, going into Skaddu, driving around, seeing Badshahi Mosque, going to Lahore Fort, Delhi Gate, eating all of the street food. And you know what they've said? 6 months ago, they were really scared of coming. Now they're saying, we want to come back, and this time we want to come to Karachi. And that's the reality of it. When people see what Pakistan is like, when they see the hospitality and the warmth, they want to... Because I think, unfortunately, in the media, they're depicting a very negative image of us when they show our streets, our cities. That's why people are scared when they to actually come here, things are a lot different. What they, what people preach over there. So you talked about education. Education should be first priority, and whenever we talk about development, it is just through development we can flourish as a nation. So there is a different education system over here. There's a class system, private schools and government schools. So what are you working in this regard to bridge the gap between the private sector and public sector so that people get benefited through that? Yeah, you're right. And I mean, not all of those issues are unique to Pakistan, sadly. We see those issues with class and structures and public versus private across the globe, including in parts of the West as well. A lot of what our work focuses on is working closely with the ministries to use UK experts to come in and say, look, this is how we do things, or these are things that you consider, and using their specialist expertise, as you say, to what they call mobilized finance, which means just to generate finance from the private sector and put that in. And that's not just on education, it's on things like health sector, it's on things like the climate change work that we need to see as well. But also things like, it sounds really boring. SME is giving people, collecting tax. Teaching them out of It's not fishing, yes. exciting. And your background is very interesting. You're from India, but UK based. Yes. Based in the UK, raised in the UK, Yeah. and working now in Pakistan also, mashallah. And your relatives are from Faisalabad, if I'm not wrong. So I grew up in Birmingham, which there's plenty of Pakistanis, plenty of Indians, plenty of... So you have It's like Sahiwal. Yes. Mini So Sahiwal. what about culture and music? Because your roots are there in India. India is नहीं, वो rich in फैसलाबाद culture. वाली बात. Who is from Faisalabad? So my nanny is from Faisalabad, and last year my mum came to visit me in Pakistan, and she's from, if anyone's watching and they have any understanding of Dijkot, and there's a particular pen called Monkot, let me know, because I'm trying to find where my nanny's home was. So anyway, my mum came with us and we drove to Faisalabad, and while we couldn't find the family home, we could at least get her to walk around and see the pen that her mum, who sadly passed away 2 years ago. So it was a nice connection just to see where she grew up and to see the local area. That connection is very strong. So Everyone cannot emotional. do that. It's was. very emotional. It You was must have really been crying. Yeah. Remembering There was an your mom amazing also. family that So were there, took us into we their house. are like countries in Europe, they have developed through tourism, and Pakistan is lagging behind, and there are so many reasons for that. It's been like 20 years that 9/11 and all that. How can we improve in this head so that people are to motivate them, foreigners, to come to Pakistan and visit our those places which are amazing? Yeah, you're right. And I know Prime Minister Sharif and the government here really wants to see this happening as well.
you don't need to almost sell the sides. You see the pictures of, you know, Hunza, Natia Gali, Lahore, Karachi. People will come. I think there's probably some work to be done around just some of the infrastructure, so making sure that people have got enough places to stay, that they can get around securely and safely, and that they've got the transport infrastructure in place. Just understanding some of the kind of processes and culture, but I don't think it's far off. I think it will come, and I know it's that flourishing. So Pawan, it's been 2 years you are in Pakistan. What one thing when you will go back to UK you will cherish that thing? The warmth of Pakistani people, the hospitality, people taking me into their homes, letting me have dinner with them and their families. All the salt of the world is in Pakistan. All of the salt of the world. And then the food as well. Oh my gosh. My mom's going to tell me off because I can't stop. Your 3 favorite dishes? Oh, 3 favorite dishes. I went to Wahid's on Burns Road. And the fried kebab that I had there was just, oh, I can still taste it. Biryani is not in the list? I'm amazed. Coming, you know what? Top 3 hai. Nahari. I had a really good nahari at Malik's on Daraji Food Street. In and Karachi? that was, yeah, and some just, you know, when they do the fresh naan and it's just crispy and it breaks right in there front. and then. Oh, that was perfect. Mili nihari. Okay, 2 and 3rd. Oh, I feel like I have to say biryani. You're going to be so upset. No, it's okay, up to you. I'm not a big fan What of about biryani. Halim? It's What about fine. Halim? You know, it's the a famous like Gajja halwa. Kacha halwa. But that's this. It's like carrot halwa. Gajar That's kalwa. gajar kalwa. Yes, carrot halwa. That for me. Kacha halwa. I can just eat that by the Really? bowl. But I could go on. I could probably give you 10. Simia is just. You do exercise a lot, I think, because your eating habit is. I think you eat a lot. No, he doesn't. He doesn't. I don't think so. No, not that much. Not enough. Not enough. Right. Chane, we having chane naan a lot as well when I was in Lahore. Chane naan. And then even in the north, you know, the food across Pakistan is so different from when you come to Karachi. So I was just eating fresh river trout. Oh, and there's no mirch, it was just beautifully kind of salted with some orange inside and some light masala and just really slowly grilled. So it's the diversity of the food that you get here is amazing. Pawan, are you married? Do you have kids? I'm not married, no kids. I've just got 2 billi and that's it. 2 billi? Yeah. What are their names? Rani and Santri. Why girl names? They're both girls. They're both girls. But Santri is a little orange cat. So. But find someone for you because it's very important in life. Has my mom sent you? Yes, my mom has I sent was me going to to do ask this. that. What about the mom pressure? Do you get that also because we have it here? You know what the thing is? Mom actually has calmed down. Dad, he's the one that's always pushing for this. Right. So Pawan, we'll have to close the show, but anything that you want to communicate or say? I think you were just getting started. give your Abhi message. to baatein shuru hui thi. I Exactly. wanted to ask him about the dramas also. Any Pakistani dramas that you watched? and music, liked? yes. And music also? So the music scene here is amazing. I mean, I don't know if I'm allowed to have a favorite Coke Studio why album, but album 14. I listened to season that. 14 was the best. Season 14, I think I listened to that a few times a week. And everyone thinks Pasuri, which of course is amazing. Love Ali Sethi and love all of that. But the other tracks on that album as well. I'm listening to Joel by Manu so a lot. nice. That's my daily wake-up song at the moment as well. Do you sing? It's best I don't. Oh, come on. It's best Anything in I Urdu, don't. just And the salam in drama. Urdu and all that. And the drama also, you watched A bit of Noor the Jahan. dramas, yeah, Noor Jahan a little bit last year. And that's my focus for this year is to watch some more of the Pakistani dramas. I know that even in the UK, you know how many people watch the Pakistani dramas in the UK? It's incredible the audience that it's got in the US and Canada as well. I'm sure your It's a mom is mini watching. Pakistan like Mom is UK. watching. Pakistanis are a lot in numbers. They are, settled in UK. And even the Indians there, they love to Indians watch there. our dramas. को अच्छे लगते हैं बहुत. उनकी मम्मी भी देखती होंगे, वो कह रहे हैं हाँ मेरी मम्मी देखती हैं. Thank you so much, Pawan. Thanks you. a lot Wonderful for to be coming. here. We'll definitely invite you when you will go back to UK. Before that, you should come to our show again. And when you go to the northern side again, make a vlog. I will. Please do that. Yeah, I will. Thank I you will. so much. Thank you. Thank you. तो जनाब ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर से हमारे पास थे हेड ऑफ कम्युनिकेशन पवन कुमार और बड़ी इंटरेस्टिंग उनसे क्या communicate कर रहे थे हमारे से? और जाहिर है उनका काम ही है हेड ऑफ और क्या कम्युनिकेशन हमने जबरदस्त इंग्लिश में communicate अंग्रेजी किया? में। हमें भी नंबर मिलने चाहिए. तो इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा राइज एंड शाइन देखते रहिए कल आपसे फिर मुलाकात होगी नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज